हाँ जी, क्या हालचाल कैसे हैं आप सब? होप सो आप सब बढ़िया होंगे। मैं बता दूं मैं ही बहुत अच्छा हूँ। तो इंडियस की इस सीरीज में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और मैं अब आपके साथ लेके आया हूँ इंडियस 19 का रिवीजन। तो इंडियस 19 जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, थोड़ा सा टेक्निकल माना जाता है, बट देखिए बहुत ही सिंपल है और बहुत ही आसान सी भाषा में मैंने आपको यहाँ पे नोट्स लिखवा रखे हैं। ठीक है, तो पहले हम नोटिंग्स कवर करेंगे और साथ साथ में नोट्स के साथ जो जो हमने एग्जाम्पल या क्वेश्चन कवर किए थे क्लास में उन्हीं को कवर करते हुए चलेंगे। ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे का ये वीडियो होगा, उसके ऊपर ये नहीं जाएगा। ठीक, चलिए। इंडियस 19 नाम क्या था? इसका नाम था एम्प्लॉय बेनिफिट, जिसका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो करस्पॉन्डिंग होता है आपने पढ़ा होगा AS 15 होता था हमारा। ठीक है, तो AS 19 बात क्या करता है? बात करते हैं एम्प्लॉय बेनिफिट्स के बारे में। एम्प्लॉय बेनिफिट्स के बारे में इंडियस 19 को लाने का पर्पस क्या था? सिर्फ और सिर्फ जो अक्रूवल कॉन्सेप्ट था हमारा, अक्रूवल कॉन्सेप्ट एम्प्लॉय बेनिफिट के ऊपर अप्लाई हो सके, उस अक्रूवल के बेसिस पे हम एम्प्लॉय बेनिफिट्स कैलकुलेट कर सके, इसलिए इंडियस 19 हमारा पिक्चर में आता है। तो पर्पस क्या था इसका? टू अप्लाई अक्रूवल कॉन्सेप्ट, यानी जिससे होगा क्या, जो करेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट होगी, जो करेक्ट एम्प्लॉय बेनिफिट का खर्चा होगा, वो हम डिटरमाइन कर सकें। ठीक है, तो सबसे पहले छोटी मोटी वही बातें आपकी क्या होता है, दिस इंडियस एप्लीकेबल टू द कैलकुलेट टू एक्सपेंस और लाइबिलिटी रिलेटेड एम्प्लॉइज, यानी कि जो एम्प्लॉय के रिस्पेक्ट में खर्चा हो रहा है या कोई एम्प्लॉय बेनिफिट की ऑब्लिगेशन अराइज हो रही है आपकी, उसको कैलकुलेट करने के लिए इंडियस 19 में अप्लाई होते हुए चलेगा। जैसे कि एग्जांपल मैंने आपको देखा, एंटिटी है और यहाँ पर एम्प्लॉइज है। इनको आप क्या देते हैं? एम्प्लॉइज को हम बदले में क्या देते हैं? जो भी हम सर्विसेज लेते हैं, उस सर्विसेज का इसने सर्विस दी हमको, सर्विस के बदले हमने इसको क्या दिया? या तो इसको वेजेस दी या सैलरी दी, या कभी कभी हम इसको HRA पे करते हैं या ट्रांसफर का खर्चा पे करते हैं, ये सब इधर से उधर ट्रांसपोर्ट का खर्चा पे करता है। ये सारी चीजें इसको दी जाती है। लेकिन जो ये खर्चे इसको दी जाते हैं, यानी वेजेस, सैलरी या ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा HRA, ये ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है। ठीक है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं करंट सर्विस कॉस्ट या CSC, यानी जो सर्विस के करंट सर्विस के बदले उसको दी जा रही है। इसके अलावा क्या होता है, जब अपना एम्प्लॉय रिटायर हो जाता है, जब उसकी सर्विस खत्म हो जाती है या टर्मिनेट हो जाता है या उसकी सुपर एन्युएशन का एज आ गया, वो चला गया, तो ऐसे केस में उसको पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट भी आप देते हैं, जैसे कि ग्रेचुटी हो गया, प्रोविडेंट फंड हो गया, पेंशन हो गया या लीव इनकैशमेंट हो गया। ये सारे खर्चे जो कंपनी करती है, ये सारे के सारे पोस्ट एम्प्लॉयमेंट होते हैं, यानी कि जब एम्प्लॉय आपको छोड़ के चला जाता है। तो दो प्रकार से आपके खर्चे आ गए। एक तो करंट सर्विस कॉस्ट, जिस समय वो आपके साथ काम कर रहा है, जिस समय वो आपको सर्विसेज दे रहा है, उस समय जो खर्चे हो रहे हैं, जैसे कि सैलरी, वेजेस, HRA, ट्रांसपोर्टेशन, डियरनेस अलाउंसेस, ये सारे वो खर्चे होते हैं जो ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट आप उसको देते हैं, जिनको हम करंट सर्विस कॉस्ट बोलते हुए चलते हैं। इसके अलावा जब वो छोड़ के चला जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, सुपर एनिवेशन हो जाएगा, तो वहां पर जो आप उसको पेमेंट करते हैं, ग्रेचुटी का, प्रोविडेंट फंड का, पेंशन का, लीव इनकैशमेंट का या VRS का, जो भी होगा, वो सारे के सारे आपके पोस्ट एम्प्लॉयमेंट खर्चे बनते हुए चलते हैं। ठीक है, यस सर, ठीक है। इसके बाद जो आपका इंडियस 19 है, इंडियस 19 आपका इंडियस 102 पे अप्लाई नहीं होता। सर इंडियस 102 क्या होता है? इंडियस 102 आपका होता है शेयर बेस्ड पेमेंट का। आप अपने एम्प्लॉय के रिस्पेक्ट में ESOP का खर्चा भी कैलकुलेट करते हैं, आप प्रोविजन फॉर SAR करते हैं। ठीक है, ऐसे केस में जो ESOPs का खर्चा होता है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, ये सब आपके शेयर बेस्ड पेमेंट में इंडियस 102 में कवर होते हैं। तो इंडियस 102 के अंदर जो जो आप एम्प्लॉय के रिस्पेक्ट में ESOP बनाते हैं, SAR बनाते हैं, ठीक है, जो ग्रेडेड ऑप्शन वहां पर होता है, ये सारे के सारे ऑप्शन से रिलेटेड जितने भी आपके एम्प्लॉय बेनिफिट होते हैं, ये सब 102 कवर करता है। तो जो चीजें 102 में कवर होती है ना, क्योंकि उसका अपना स्पेसिफिक इंडियस है, जब उसका अपना स्पेसिफिक इंडियस है तो उसके ऊपर जनरल इंडियस तो अप्लाई होगा नहीं। तो क्योंकि ESOPs का या ऑप्शंस का या SAR का, इनका अपना स्पेसिफिक इंडियस 102 होता है, इसलिए ये सारी चीजें हम इंडियस 19 के अंदर कवर नहीं करते। तो इंडियस 19 इज नॉट एप्लीकेबल ऑन शेयर बेस्ड पेमेंट रिपोर्टिंग ऑफ एम्प्लॉय रिलेटिंग टू एंड रिपोर्टिंग ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट प्लान, जो भी आपका 102 में कवर होता है, ये सारा का सारा इंडियस 19 में अप्लाई नहीं होता है। इंडियस 19 इसके ऊपर अप्लाई नहीं होता है। एम्प्लॉय बेनिफिट का मतलब क्या होता है? एम्प्लॉय बेनिफिट का मतलब कुछ नहीं है भैया, हमने एम्प्लॉय से क्या लिया? हमने एम्प्लॉय से सर्विस लिया, सर्विस के बदले एम्प्लॉय को क्या दिया? उसको सैलरी दिया, बोनस दिया, कमीशन दिया, वेजेस दिया, HRA दिया। तो एम्प्लॉय को उसके सर्विस के अगेंस्ट आप जो भी पेमेंट कर रहे हैं, वो क्या हो गया? उसके लिए एम्प्लॉय बेनिफिट हो गया। तो यहाँ पर वही बात है, लेकिन एम्प्लॉय बेनिफिट का मतलब क्या होता है? ऑल फॉर्म ऑफ कंसिडरेशन, जैसे कि सैलरी हो गया, कमीशन हो गया, बोनस हो गया, ठीक है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस हो गया, डियरनेस अलाउंस हो गया, HRA हो गया, जो कि आप तो कैश में दे सकते हो, या काइंड का मतलब आपने रेंट फ्री अकोमोडेशन दे दिया, आपने कहा ये लो फ्लैट लो, आराम से रहो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये RFA क्या हो गया आपके लिए? इन काइंड हो गया, जो कि आप एम्प्लॉय को पे करते हैं किसके बदले? अगेंस्ट द सर्विसेज या इन एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज। और फॉर टर्मिनेशन, अगर वो छोड़ के चला जाता है तो छोड़ के जाएगा तो उसको क्या मिलेगा? PF मिलेगा, ग्रेचुटी मिलेगी, VRS मिलेगा। ठीक है, तो एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को जो दिया या जो देगा,
जो दिया का मतलब करंट सर्विस में आप क्या दे रहे हैं, सैलरी, बोनस, कमीशन, ये सब देंगे। और जिस दिन छोड़ के जा रहा होगा या तो आप निकाल रहे होंगे या उसकी एज आ गई सुपर एनिमेशन की या उसका रिटायरमेंट आ गया, तो वहां पर आप पीएफ, ग्रेचुटी या वीआरएस दे रहे होंगे। ये सारे के सारे आपके एम्प्लॉय बेनिफिट के खर्चे माने जाते हैं, ठीक है। सच एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस कैन बी पेड डायरेक्टली टू एम्प्लॉय और उसके जो भी डिपेंडेंट होंगे, मतलब मान लीजिए एम्प्लॉय अगर आपके साथ काम कर रहा है तो आप उसको दे रहे हैं, या एम्प्लॉय रिटायर हो रहा है तो आप उसको दे रहे हैं। मान लीजिए एम्प्लॉय की डेथ हो गई, ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट उसकी डेथ हो गई है, तो जो भी उसका पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट बनता था, ग्रेचुटी, पीएफ वगैरह वगैरह, जो भी आपके पास उसका फंड बचा था, किसको दोगे, उसके डिपेंडेंट, बीवी बच्चों या लीगल हायर को दोगे। तो जो एम्प्लॉय बेनिफिट खर्चा है या तो एम्प्लॉय को भी डायरेक्टली पे कर सकते हो, और अगर एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है तो ऐसे केस में आप उसके डिपेंडेंट को या उसके लीगल हायर को पे कर रहे होंगे, ठीक है। एम्प्लॉय कौन होता है सर? एम्प्लॉय आपका पार्ट टाइम एम्प्लॉय भी हो सकता है, फुल टाइम एम्प्लॉय भी हो सकता है, या दोनों भी हो सकता है, या टेम्पररी एम्प्लॉय, या केएमपी, डायरेक्टर या ट्रेनी, ये भी यहां पर कवर होते हुए चलते हैं। तो इंडियस 19 के अंदर अगर आपसे पूछे एम्प्लॉय के अंदर कौन कवर होता है, तो इंडियस 19 आपका फुल टाइम एम्प्लॉय भी कवर करता है, पार्ट टाइम भी कवर करता है, आपके डायरेक्टर, केएमपी और ट्रेनी भी कवर करता है, और आपका टेम्पररी या परमानेंट एम्प्लॉयमेंट भी कवर करता है, ठीक। इसके बाद छोटा सा नोट आपको दे रखा था कि एम्प्लॉय बेनिफिट के कितने प्रकार होते हैं। तो एम्प्लॉय बेनिफिट के यहाँ पे आपको 4 प्रकार दे रखे थे। एक था आपका शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट, एक था आपका पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट, एक था आपका लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट, और एक था आपका टर्मिनेशन बेनिफिट है। शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट क्या होता है? शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट वो एम्प्लॉय बेनिफिट होते हैं जो कि आपके पेबल होते हैं विद इन 12 मंथ, और लॉन्ग टर्म कौन होते हैं? जो बियॉन्ड 12 मंथ। बात समझ में आ रही है? शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट कौन होते हैं? जो कि आपके पेबल होते हैं आपको विद इन 12 मंथ, और लॉन्ग टर्म कौन होते हैं? जो बियॉन्ड द 12 मंथ पेबल होते हैं। टर्मिनेशन बेनिफिट क्या होता है? टर्मिनेशन बेनिफिट वो होते हैं जब एम्प्लॉय को टर्मिनेट आप करते हैं, आप निकाल रहे हैं, जैसे विप्रो ने 300 एम्प्लॉयज को निकाल दिया, या रिसेंटली अमेजॉन ने 16,000 एम्प्लॉय को टर्मिनेट कर दिया, उनको निकाल दिया। तो अब एम्प्लॉय को आप निकाल दोगे, वो तो बेघर हो गया, यानी वो तो कुछ कर ही नहीं पाएगा, आप तो सड़क पे ले आए उसको। अब ऐसा थोड़ी कि सड़क पे आ जाएगा तो उसको खाएगा पिएगा क्या? तो आपने तो तुरंत निकाल दिया, आपके खर्चे तो बच गए। तो ऐसे हम एम्प्लॉय को जब निकालते हैं ना, निकालते समय हम उसको अगले 2-3 महीने, 4-5 महीने की तनख्वाह दे के निकालते हैं कि ठीक है ये 4-5 महीने की तनख्वाह है, हो सकता है तुझे नया एम्प्लॉयर ढूंढने में टाइम लगे, नया नौकरी ढूंढने में टाइम लगे। जब तक नई नौकरी, नया जॉब नहीं ढूंढ पाओगे, तो ये 2-3 महीने का हम उसको एक सेफ सिक्योरिटी के फॉर्म में कुछ तनख्वाह देके निकालते हैं। तो ये हो गया टर्मिनेशन बेनिफिट उसका, ठीक है। या अगर हम छटनी कर रहे होते हैं, रिट्रेंचमेंट कर रहे होते हैं, निकाल रहे होते हैं, तो वहां पर आप रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन या टर्मिनेशन बेनिफिट, या अगर वो वॉलंटरी जा रहा है तो वहां पर आप उसको वीआरएस देते हुए चलते हैं, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट क्या हो गया? वो एम्प्लॉय बेनिफिट जो आप एम्प्लॉय को पे करेंगे विद इन 12 मंथ, यानी जो पेबल है विद इन 12 मंथ। लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट क्या हो गया? जो बियॉन्ड 12 मंथ पेबल होते हैं। टर्मिनेशन क्या हो गया? जो एम्प्लॉय को टर्मिनेट कर रहे हो, छोड़ के जा रहे हो, तब आप पे कर रहे हो। और पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट क्या होता है? जो रिटायरमेंट के बाद उसको पेबल होने हैं, जो रिटायर से ग्रेचुटी हो गया, पीएफ हो गया, ठीक है, लीव इनकैशमेंट हो गया, या पेंशन हो गया, जो रिटायरमेंट के बाद उसको मिलने वाले हैं। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट मींस जो पेबल विद इन 12 मंथ एनी एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड, इन जहां से आपका रिपोर्टिंग पीरियड एंड हो रहा है वहां से 12 महीने के अंदर होते हैं, तो ये शॉर्ट टर्म है। रिपोर्टिंग पीरियड के 12 महीने के बियॉन्ड वाले होते हैं तो लॉन्ग टर्म है। टर्मिनेशन जो कि एट द टाइम ऑफ टर्मिनेशन आपको देते हैं, वीआरएस हो गया, रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन हो गया। और जो रिटायरमेंट के बाद आपको मिलते हैं पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट, जैसे कि ग्रेचुटी हो गया, लीव इनकैशमेंट हो गया, पेंशन हो गया, ये आपके पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट यहाँ पर बनते हुए चलते हैं, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट एग्जांपल है, सैलरी आउटस्टैंडिंग का दे रखा है, पोस्ट एम्प्लॉयमेंट में आपको ग्रेचुटी, लीव इनकैशमेंट, पेंशन, और लॉन्ग टर्म में लॉन्ग टर्म सर्विस बेनिफिट या लॉन्ग टर्म डिसेबिलिटी बेनिफिट दे रखा है, और यहाँ पर आपको वीआरएस या रिट्रेंचमेंट दे रखा है। ये एग्जांपल मैंने आपको दे रखे थे। फिर यहाँ पर एक फोटो आपके साथ बनाई थी मैंने आपको समझाने के लिए कि मान लो ये आपका फाइनेंशियल ईयर है, 31 मार्च 26 को ये खत्म हो रहा है। 31 मार्च 26 मेरा रिपोर्टिंग डेट हो गया, इस रिपोर्टिंग डेट से यहाँ तक ये 12 महीने, अगर इस बीच में पेबल है, इस बीच में पेबल है, तो ये मेरा शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट बनेगा। इसके बाद अगर पेबल हो जाएगा फिर ये लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट बन जाएगा, क्योंकि मेरी रिपोर्टिंग डेट यहाँ पर है, ठीक है। अगर एम्प्लॉय छोड़ के जाता है तो छोड़ के 2 प्रकार हो सकता है, या तो खुद छोड़ के जा रहे हैं, उसको आप धक्के मार के निकाल रहे हैं। अगर आप छोड़ के जा रहे हो तो फिर रिटायरमेंट है, रिटायरमेंट कैसे जाएगा, या टर्मिनेशन हो रहा है। अगर रिटायरमेंट है तो उसको ग्रेचुटी, लीव इनकैशमेंट, पेंशन मिलेगा, टर्मिनेशन है तो उसको वीआरएस मिलेगा या रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन मिल रहा होगा, ठीक है। ये मैंने एग्जांपल आपको दे रखा था कि विप्रो ने 300 एम्प्लॉय को निकाल दिया, अमेजॉन ने 16,000 एम्प्लॉय को निकाल दिया, ये सब बातें हमने वहां पर करी थी। इसके बाद एम्प्लॉय बेनिफिट में आपको कैसे कैसे करना है। सबसे पहले जब भी आप एम्प्लॉय को बेनिफिट, एम्प्लॉय को बेनिफिट का मतलब सिंपल से ये समझिए, तनख्वाह दे रहे हैं एम्प्लॉय को, उसके काम के बदले आप जो दे रहे हो।
एम्प्लॉय को उसके काम के बदले, एम्प्लॉय को उसके सर्विस के बदले आप जो दे रहे हो वो एम्प्लॉय बेनिफिट है, बात खत्म। अब ये एम्प्लॉय बेनिफिट पैदा कैसे होगा? सीधी सी बात है, पहले एम्प्लॉय आपके लिए काम करेगा। अब एम्प्लॉय आपके लिए काम करेगा तो आपके और एम्प्लॉय के बीच में एक रिश्ता पैदा होगा, जिस रिश्ते को हम नाम देते हैं एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। ये जो रिलेशनशिप है ना, ये किसी फॉर्मल एग्रीमेंट के तहत आना चाहिए, ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है, एक एग्रीमेंट होना चाहिए जिसके तहत एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हो सके। तो पहली बात, एक फॉर्मल एग्रीमेंट होना चाहिए वहां पे। ये फॉर्मल एग्रीमेंट किसके किसके बीच में होगा? एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में होगा कि भैया तू मेरे लिए काम करेगा, मैं तुझे इतनी तनख्वाह दूंगा। जैसे आप जब जॉब में भी जाते हो तो आपको वहां से ज्वाइनिंग लेटर आता है, ज्वाइनिंग लेटर एक्नॉलेज करते हो, साइन करके जमा करते हो, तब जाके आपकी ज्वाइनिंग होती है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? एक फॉर्मल एग्रीमेंट हो गया आपकी और आपके एम्प्लॉयर के बीच में। इसके बाद में यह लेजिस्लेटिव रिक्वायरमेंट, लॉ कह रहा है कि आपको पे करना पड़ेगा। लॉ ने कहा कि इस बंदे ने आपके लिए काम कर रखा, आपको पे करना पड़ेगा। या फिर कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन हो गई। कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन का मतलब किसी व्यक्ति ने आपके लिए काम किया, उसने आपको सर्विस दी, सर्विस के बदले उसकी एक्सपेक्टेशन थी कि बदले में कुछ मिलेगा और आप नहीं दे रहे, मतलब कि कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन। आपने बचपन में पढ़ा कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉजी नेचर के होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअल में कोई ऑफर एक्सेप्टेंस नहीं होता, बट वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है क्योंकि आपने सामने वाले के लिए कुछ कर रखा है, तो सामने वाला उम्मीद कर रहा है कि उसके बदले उसे कुछ मिले, तो वहां पर आपकी कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन आती है। तो मिस्टर एक्स ने आपके लिए कुछ किया, आपके एंटिटी के लिए कुछ किया, जिसके बदले उसे कुछ मिलना चाहिए, ठीक है। एज एन एम्प्लॉय कुछ किया, भले वो एम्प्लॉय का एग्रीमेंट उसके साथ में नहीं था, बट एज एन एम्प्लॉय उसने काम कर रखा है आपके लिए, तो आपके कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन पैदा हो जाती है उसको पे करने की। तो तीन प्रकार से आपका एम्प्लॉय बेनिफिट पैदा हो सकता है। या तो फॉर्मल एग्रीमेंट हुआ होगा कि तुम मेरे लिए काम करोगे, मैं तुझे तनख्वाह दूंगा, या लॉ की रिक्वायरमेंट है, लॉ ने कहा। या लॉ की रिक्वायरमेंट कब होती है? जैसे आपने पढ़ा होगा एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट। एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट में क्या होता है? आपने क्या नाम है, एम्प्लॉय आपके लिए काम कर रहा था, ऑयल या रिफाइनरी वाली काम थी, उसका हाथ जल गया, ठीक है। ऑयल जो क्या नाम है, रिफाइनरी की मशीनरी थी, मशीनरी में उंगली कट गई, या कोयले की खान थी, कोयले में वो हाथ जल गया, या कोयले की खान में वो दब गया, उसको दिक्कत हो गई, हॉस्पिटलाइज हो गया। तो ऐसे केस में एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट क्या बोलता है कि जो जो उस आपके ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट उसका नुकसान हुआ है, आपको एम्प्लॉयर को इतना पे करना पड़ेगा एम्प्लॉय को, ठीक है। तो लॉ की रिक्वायरमेंट है, एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट बीच में आएगा, तो लॉ की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको पे करना पड़ेगा। और कंस्ट्रक्टिव में क्या हुआ? उसने किसी ने व्यक्ति ने आपके लिए काम किया है, जहां पर उसको लगता है कि इसके बदले कुछ मिलना चाहिए और आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि आपने उसके बेनिफिट ले रखे हैं, तो आपको पे करना पड़ेगा, क्योंकि ये आपकी कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन यहाँ पर पैदा हो जाती है, ठीक है। तो तीन चीजें होनी चाहिए, या तो कोई फॉर्मल एग्रीमेंट होगा, या कि लॉ की रिक्वायरमेंट होगी, या कोई कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन आपकी हो गई। शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट क्या होता है? वो सारे के सारे एम्प्लॉय बेनिफिट जो कि रिपोर्टिंग डेट से 12 महीने के अंदर आपको पे करने होते हैं, जो रिपोर्टिंग डेट के 12 महीने के अंदर पेबल होते हैं, ये आपके शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट बनते हुए चलते हैं। शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट को कभी भी आप डिस्काउंट नहीं करेंगे, सीधी सी बात है। डिस्काउंट उसी को करते हैं जो 12 महीने के बियॉन्ड हमारा जाता है, उसी की डिस्काउंटिंग करते हैं, उसको प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आते हैं। जो लायबिलिटी मुझे पता है अगले 12 महीने के अंदर पे करनी होती है, इस लायबिलिटी का मैं कोई भी प्रेजेंट वैल्यू पे लेके नहीं आऊंगा, इसको एज इट इज एब्सोल्यूट अमाउंट पे रिकॉर्ड करते हुए चलूंगा। सिर्फ लॉन्ग टर्म बेनिफिट में जहां बियॉन्ड द 12 महीने हम जाते हैं, वहां पर हम प्रेजेंट वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं, इसलिए प्रेजेंट वैल्यू पे रिकॉर्ड करने के लिए हमको उसको डिस्काउंट करना पड़ जाता है, ठीक है। तो आप एज इट इज इसको रिकॉर्ड करेंगे लायबिलिटी को आफ्टर डिडक्टिंग द अमाउंट पेड। जो भी अमाउंट आप एक्चुअल में पे कर चुके हैं, मान लो मुझे 1000 रुपए की आउटस्टैंडिंग सैलरी पे करनी थी, मैं 500 पे कर चुका हूं, तो 500 को ही लायबिलिटी क्रिएट करो, क्योंकि मैं 500 ऑलरेडी पे कर चुका हूं। मतलब कि मैं जो ऑब्लिगेशन में से ऑलरेडी पे कर चुका हूं, मेरे 100 रुपए की ऑब्लिगेशन है, 50 रुपए ऑलरेडी पे कर चुका हूं, तो मैं 50 की ही लायबिलिटी अपने घर पे क्रिएट करूंगा। आ रही बात समझ में? यस सर आ रही है, ठीक है। और अगर आपने ज्यादा पे कर दिया, फिर वो एसेट बन जाएगा। मान लो 100 रुपए का ऑब्लिगेशन था, मैंने 200 पे कर दिया, 100 रुपए मेरे घर पे एसेट बनते हुए चलेगा। शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट आपका क्या हो सकता है? कैन बी शॉर्ट टर्म कंपनसेटेड एब्सेंस, मतलब छुट्टियों के बदले पैसा मिल रहा था, या प्रॉफिट शेयरिंग प्लान, या बोनस प्लान, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट क्या यहाँ पर आएगा? या तो कंपनसेटेड एब्सेंस का मतलब क्या होता है? लीव के बदले अगर आपको पैसा दिया जा रहा है, छुट्टियों के बदले आपको कुछ दिया जा रहा है, या तो ये हो सकता है, या कोई ये बोनस प्लान हो सकता है, या कोई ये प्रॉफिट शेयरिंग प्लान हो सकता है। इनको हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट। तो शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट तीन प्रकार से पैदा हो जाएगा, या तो शॉर्ट टर्म कंपनसेटेड एब्सेंस, छुट्टियों के बदले पैसा मिल रहा था, या कोई प्रॉफिट शेयरिंग प्लान या बोनस प्लान था, या इसके अलावा जो बचा वो सैलरी, वेजेस या एटसेट्रा कमीशन वगैरह वगैरह हो सकता है। ये तीन चीजें आपके शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट में कवर होते हुए चलती हैं। अकाउंटिंग कैसे करेंगे आप? शॉर्ट टर्म कंपनसेटेड एब्सेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसको इंपॉर्टेंट मार्क करिए, क्योंकि मैं इंपॉर्टेंट इसलिए इसको बोलता हूं क्योंकि एग्जाम में इंस्टीट्यूट कब इसको पूछ दें आप समझ नहीं सकते। ये फाइनल के अंदर भी आ जाता है कभी कभी, इस बात को याद रखिएगा। शॉर्ट टर्म कंपनसेटेड एब्सेंस का मतलब क्या होता है? छुट्टियों के बदले आपको कितना पैसा मिलना है, छुट्टियों के बदले आपकी क्या ऑब्लिगेशन आने वाली है। यानी कि एम्प्लॉय ने छुट्टियां ली, मैंने उससे कहा कि जा बेटा इस महीने में इस साल तुम्हारी इतनी छुट्टियां बनती है, उसकी 30 छुट्टियां बनती है, 30 छुट्टियों में से उसने सिर्फ 10 छुट्टियां ही अवेल करेंगे। यानी ये वो छुट्टियां होती हैं जिनको हम पेड लीव के नाम से जानते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है?
ये वो छुट्टियां होती हैं जिनको हम लोग पेड लीव के नाम से जानते हैं। पेड लीव का मतलब कि वो छुट्टियां तो लेगा लेकिन उसका पैसा नहीं कटेगा, उसको पैसा मिलेगा। ठीक है, इन छुट्टियों का उसको पैसा मिलेगा, इन छुट्टियों का उसको पैसा मिलेगा। एक बात बताओ, 30 छुट्टियां उसको अलाउड थी, 30 में से उसने 10 छुट्टियां ली, 20 छुट्टियां उसने नहीं ली। सर जो छुट्टियां उसने नहीं ली उसका क्या करेंगे? सीधी सी बात है, उसको 20 छुट्टियां अलाउड थी, उसने नहीं ली, तो इसका मतलब उसने उन छुट्टियों में भी काम किया होगा, उसने उन छुट्टियों में भी काम कर रखा होगा। अगर वो छुट्टियों में काम नहीं भी करता तब भी उसको पैसा मिलता क्योंकि पेड लीव था। तो और अब तो उसने काम भी किया तो उसको एक्स्ट्रा मिलना चाहिए। तो जो छुट्टियों में उसने काम किया ना, जो छुट्टियां उसने अवेल नहीं करी, इन छुट्टियों का जो छुट्टियां उसने अवेल नहीं करी इसका क्या कंपनसेशन उसको पे होगा, इनके बदले उसको क्या मिलेगा, ये अब आप यहां पर सीखने वाले हैं। और इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि इंस्टीट्यूट इसको बहुत बार थ्योरी के फॉर्म में पूछता है, फिर आप बोलते हो कि अकाउंट क्या नाम है इंडियस 19 में थ्योरी एग्जाम में आ गया। थ्योरी नहीं होती है, वो आपके नोट्स ही होते हैं। जो नोट्स आपने यहाँ पर लिख रखे हैं इसी को आप कॉपी पेस्ट करके आ जाइए, फुल मार्क्स आपको मिलेंगे। ठीक है, पहली बात, जब छुट्टियां होती है तो छुट्टियां कैसे हो सकती है? या तो ये एक्यूमुलेटिंग छुट्टियां हो सकती हैं या नॉन एक्यूमुलेटिंग छुट्टियां हो सकती हैं, जिसको आप लीव इन कैशमेंट बाद में बोलते हैं कि छुट्टियां एक्यूमुलेट, छुट्टियों को मैंने कैश में कन्वर्ट करा दिया। अगर ये एक्यूमुलेटिंग छुट्टियां होंगी तो इसके फिर दो बच्चे होते हैं, वेस्टिंग बेनिफिट और अनवेस्टेड बेनिफिट। यानी कि अगर 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 उसकी छुट्टियां एक्यूमुलेट हो रही हैं, मतलब कि अगर वो काम कर रहा है तो उसकी छुट्टियां इकट्ठी हो रही, फिर वो आगे कैरी फॉरवर्ड हो रही हैं। ठीक है, तो यहां पर दो बातें आएंगी, या तो ये वेस्टेड होंगी या अनवेस्टेड होंगी। वेस्टेड का मतलब जहां पर कोई भी कंडीशन नहीं होती, जो कि अनकंडीशनल राइट होती है आपके पास में। अनकंडीशनल राइट टू रिसीव एम्प्लॉय बेनिफिट हो सकता है, यानी कि आपको बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। और अनवेस्टेड में क्या होगा, यहाँ पर कुछ कंडीशनल्स होंगी, कुछ कंडीशन लगाएंगे, कुछ शर्तें लगेंगी। जैसे एम्प्लॉय ग्रेचुइटी में होता है कंटिन्यूअस एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, 5 साल तक एम्प्लॉय होना चाहिए। जब वो शर्त पूरी हो जाएगी तभी आपको वो बेनिफिट मिलता है। तो या तो ये पहली बात आपको क्या करना है, ये जो छुट्टियां होंगी ये दो प्रकार की छुट्टियां हो सकती है, या तो एक्यूमुलेटिंग या नॉन एक्यूमुलेटिंग। मेरी छुट्टियां एक्यूमुलेट हो रही, कैरी फॉरवर्ड हो रही है, या एक्यूमुलेट नहीं हो रही है। अगर ये एक्यूमुलेटेड है तो फिर दो बच्चे, या तो ये कंडीशनल होंगी या अनकंडीशनल होंगी, यानी वेस्टेड होंगी या अनवेस्टेड होंगी। और वेस्टेड बेनिफिट अगर है, वेस्टेड बेनिफिट है तो यहां पर आपको हमेशा हमेशा या तो कैश भी मिल सकता है या छुट्टियां भी मिल सकती है। यानी जब वेस्टेड है, अनकंडीशनल है, तो इसका मतलब जो मैंने 20 छुट्टियां अवेल नहीं करी इसके बदले कंपनी मुझे पैसा भी दे सकती है और कह सकती है ठीक है ये जो 20 छुट्टियां तुमने अवेल नहीं करी ना, इनको अगले महीने अवेल कर लेना, अगले साल अवेल कर लेना। जहां पर वेस्टेड बेनिफिट है, एम्प्लॉय के पास में राइट होता है कि वो इन छुट्टियों के बदले जो छुट्टियां उसने अवेल नहीं करी है वो कैश भी ले सकता है, लीव इन कैशमेंट, या इन छुट्टियों को कैरी फॉरवर्ड करके आगे भी ले सकता है। यानी कैश का भी अधिकार है आपके पास में, छुट्टियों का भी अधिकार है। कब? जब वेस्टेड बेनिफिट होता है। अगर अनवेस्टेड बेनिफिट होता है तो यहाँ पर कुछ कंडीशंस होंगी, अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो जाके आपको लीव ही मिलेंगी। लेकिन याद रखिएगा यहाँ पर सिर्फ लीव ही मिलेंगी, यहाँ पर कैश नहीं मिल सकता। अनवेस्टेड बेनिफिट में आपको इन छुट्टियों के बदले कैश नहीं मिलेगा, इन छुट्टियों को ही आप ले सकते हो आगे कैरी फॉरवर्ड करके, लेकिन कैश नहीं मिलेगा। लेकिन वेस्टेड बेनिफिट में आपके पास में ऑप्शन है, आप कैश ले सकते हो, आप छुट्टियां भी कैरी फॉरवर्ड करके ले सकते हो, याद रखिएगा। ठीक है सर, कंडीशंस कैसे? जैसे एग्जांपल दे, ग्रेचुइटी आपको तब मिलेगा जब 5 साल तक आप कंटिन्यूअस एम्प्लॉय होते हैं। ठीक है, ऐसी कुछ बात तो होती है। अब देखो ध्यान से, अब एक बात समझो यहाँ पे ना, एक बात समझो यहाँ पे, जहां पर वेस्टेड बेनिफिट है ना, जहां पर वेस्टेड बेनिफिट है यहाँ पर कैश भी मिल सकता है, छुट्टियां भी मिल सकती हैं। मेरी बात समझो, अगर कल को मेरे एम्प्लॉय ने मुझसे बोल दिया भाई मेरी 20 छुट्टियां बची थी, मैंने उसमें भी काम किया था, मुझे कैश ही चाहिए, मुझे आगे छुट्टियां एक्यूमुलेट करनी ही नहीं, मुझे घर जाना ही नहीं, मुझे पसंद ही नहीं घर जाना, मैं तो घर से छुटकारा पाने के लिए तो मैं नौकरी ज्वाइन करी है, मैं तो यहीं रहना चाहता हूं, मैं तो काम ही करता रहूंगा, मुझे छुट्टियां चाहिए ही नहीं, मुझे कैश ही चाहिए। तो जहां पर आपको पता है कि एम्प्लॉय के पास में अधिकार है, वो कैश भी ले सकता है और वो छुट्टियां भी ले सकता है। इसका मतलब अगर मान लो उसने कल को कैश मांग लिया तो क्या करोगे? आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। इसलिए वेस्टेड बेनिफिट के अंदर आपको हमेशा हमेशा 100% एम्प्लॉय बेनिफिट रिकॉग्नाइज करनी पड़ेगी एज अ लायबिलिटी। जितना भी आपका एम्प्लॉय बेनिफिट आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू सच लीव, तो आपको पूरा का पूरा लायबिलिटी क्रिएट करना पड़ेगा। इस बात को याद रखिएगा, एमसीक्यू में टेस्टेड है। लेकिन जहां पर अनवेस्टेड है, अनवेस्टेड में आपको पता है सिर्फ और सिर्फ वो क्या कर सकता है, छुट्टियां एक्यूमुलेट करके आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकता है, उसको छुट्टियां ही वो ले सकता है। इन दैट केस आपको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि कितनी छुट्टियां वो लेता है, पास्ट हिस्ट्री चेक करनी पड़ेगी। अच्छा ठीक है यार, इसका क्या कितना एक्सटेंड तक छुट्टियां अवेल करता है, मतलब इतनी छुट्टियां अगर इसकी बच जाती हैं तो आगे कितनी छुट्टियां कैरी फॉरवर्ड करके अवेल करता है, उसकी पास्ट हिस्ट्री को देखो, जो पास्ट में करते आ रहा है उसके उस व्यवहार को देखिए, उसके बेसिस पे आपको यहाँ पर उस एस्टिमेट के बेसिस पे आपको यहाँ पर लायबिलिटी क्रिएट करनी पड़ेगी। ठीक है, यस सर, यस सर, यस सर। जर्नल एंट्री क्या होगी? सीधी सी बात, जिस साल आपने काम किया तो एम्प्लॉय बेनिफिट अकाउंट जमा टू प्रोविजन फॉर लीव इनकैशमेंट। ठीक है, और जिस साल आपको सेटलमेंट कर देंगे तो प्रोविजन फॉर लीज कैशमेंट टू कैश और बैलेंसिंग फिगर कहां चला जाएगा? एम्प्लॉय बेनिफिट के अंदर।
इसके बाद में एक नोट आपने और डाला था इंडियस 19 के अंदर एक कैलकुलेशन शीट हमारी बनती है, एम्प्लॉय बेनिफिट शीट जिसको हम बोलते हैं, कैलकुलेशन शीट जिसको बोलते हैं। यहाँ पर हमने क्या पढ़ा था, कौन एम्प्लॉय है, कितने एम्प्लॉयज हैं, नंबर ऑफ एम्प्लॉय क्या है, ठीक है, उसमें से कितनी ब्रॉड फॉरवर्ड जो ओपनिंग अनयूटिलाइज या ओपनिंग एक्यूमुलेटेड लीव आ रही थी, फिर करंट ईयर में कितनी इसको लीव मिलेंगी, फिर कितनी लीव इसने अवेल कर ली, फिर जो इससे कैरी फॉरवर्ड अब आगे कितनी कैरी फॉरवर्ड होंगी, कितने टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज थे, पर डे एम्प्लॉय का सैलरी यहाँ पे निकल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर मैं एग्जांपल आपको दिया था कि 10 छुट्टियां ऐसी थी जो मेरी पहले से चलती आ रही थी, 5 छुट्टियां मुझे इस साल मिली, मैंने 2 ही छुट्टियां इस साल ली, तो इस साल की मेरी 3 छुट्टियां और बच गई, तो टोटल छुट्टियां मेरे पास कितनी हो गई, 13 हो गई। टोटल मुझे 500 रुपए पर दिन का मिलता था, तो मुझे 13 इंटू 500 रुपए पर डे के हिसाब से लीव इनकैशमेंट यहाँ पर मिलते हुए चलेगा। आ रही बात समझ में यहां तक? बताइए, यहां तक कोई दिक्कत तो बताओ, यहां तक कोई दिक्कत तो बताइए। ठीक है, तो इसके बाद आइए मेरे साथ साथ क्वेश्चन नंबर 1 आ गया आपका। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। A Limited has 100 employees. A Limited has 100 employees. Each employee is entitled 10 days sick leave in each year. तो हर एक एम्प्लॉय को 10 दिन की छुट्टी मिलती है और 100 एम्प्लॉय हैं आपके पास में। Unused sick leave is carry forward for 1 year. जो भी unused छुट्टियां उसको आप अगले 1 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। An employee avail the carry forward leave only if current year's entitlement falls short of the leave ही और शी रिक्वायर्स। तो अगर ये अनअवेल्ड लीव वो तभी लेता है जब उसकी जो छुट्टियां उसको इस साल अवेल होते हैं उससे ज्यादा वो अगर लेना चाहता है तो। 31 मार्च यानी करंट ईयर की छुट्टी अगर कम पड़ जाती है तो ही जाके वो कैरी फॉरवर्ड वाले जो ब्रॉड फॉरवर्ड आ रहा है उसको अवेल करता है। ठीक है, और 31 दिसंबर 2022 द एवरेज अनयूज सिक लीव 2 डेज पर एम्प्लॉय। तो एवरेज अनयूज जो था वो 2 दिन का था हर एक एम्प्लॉय का। किस साल की बात चल रही है? 31 दिसंबर 22 की बात चल रही है। मैनेजमेंट बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस, पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस उसने कहा केवल 10% एम्प्लॉय ऐसे हैं जो कि छुट्टियां अवेल करेंगे, विल यूज 1 डे फ्रॉम द कैरिड फॉरवर्ड लीव। यानी जो पिछले कैरिड फॉरवर्ड आ रहा है उसमें से बस एक ही छुट्टी ये लोग यूज करते हैं, ऐसा पास्ट हिस्ट्री बोलता है। अभी कहां पढ़ा था ये? अनवेस्टेड बेनिफिट के अंदर पढ़ा था, एक्यूमुलेटिंग लीव के अंदर आपने कि चेक करो पास्ट हिस्ट्री क्या कहती है। तो पास्ट हिस्ट्री ये कहती है कि 10% एम्प्लॉय ही ऐसे हैं जो पुराने कैरिड फॉरवर्ड में से सिर्फ एक छुट्टी अवेल करते हैं। एंड जो बाकी 90% एम्प्लॉइज हैं विल नॉट रिक्वायर्ड मोर देन 10 डेज लीव। जो बाकी 90% है उनको तो छुट्टियों की जरूरत ही नहीं है, मतलब कि जो 10 दिन की छुट्टियां हर साल मिलती है उसके ऊपर वो लेते ही नहीं है, तो उनको कैरिड फॉरवर्ड में से कुछ भी नहीं चाहिए। एवरेज पेमेंट पर एम्प्लॉय 100 रुपीज पर डे है। उसने कहा ट्रीटमेंट क्या होगा? सीधी सी बात है, एक बात बताओ, 100 का 10% 10 एम्प्लॉय, ये 10 एम्प्लॉय वो है ना जो एक दिन की कैरिड फॉरवर्ड छुट्टी अवेल करते हैं। जो बाकी 90 एम्प्लॉइज हैं उनको 10 दिन के ऊपर छुट्टी चाहिए नहीं, उनकी करंट छुट्टियां हैं 10 घर छुट्टियां जो हर साल मिलती है वो सफिशिएंट है। तो पास्ट हिस्ट्री ये कहती है। तो आंसर आप कैसे दोगे इसका? सीधी सी बात है, ये देखिए आंसर आपका ये है इसका। तो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितने हैं? 100 है हमारे पास में। पर एम्प्लॉय को कितना मिलता है? 100 रुपए पर डे मिलता है। अनयूज्ड लीव कितनी कैरी फॉर 2 दिन की है, और मैनेजमेंट का एस्टिमेट किया पास हिस्ट्री के बेसिस पे कि 10% एम्प्लॉय विल अवेल 1 लीव। ठीक है, तो प्रोविजन फॉर लीव इनकैशमेंट कैसे बनेगा? 100 टोटल एम्प्लॉय, 10% 10 एम्प्लॉय, 10 एम्प्लॉय एक दिन की छुट्टी लेंगे, हाँ है ना। 10 एम्प्लॉय जो है वो इस अनयूज में से एक दिन की छुट्टी लेंगे, तो 10 दिन की छुट्टी हो गई, तो एक दिन का 100 रुपए मिलता है, 10 दिन का कितना हो गया? 1000 रुपए। तो प्रोविजन कितना बनेगा? अनयूज्ड का जो लीव इनकैशमेंट का है वो कितना बनेगा? वो ये बनेगा एम्प्लॉय बेनिफिट अकाउंट जमा टू प्रोविजन फॉर लीव इनकैशमेंट 1000 रुपए। और जब इसको पे करेंगे, जब सेटलमेंट करेंगे अगले साल में, तो प्रोविजन फॉर लीव इनकैशमेंट 1000 टू कैश 1000 रुपए। आ रही बात समझ में? यस सर, यस सर, यस सर। जो बाकी के 90% एम्प्लॉइज है उनके जो 10 छुट्टियां करंट ईयर में मिलती है वो उतनी ही लेते हैं, उसके ऊपर वो लेते ही नहीं, तो बातें खत्म हो गई उनके रिस्पेक्ट में। ठीक है, आ जाओ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2, मिस्टर एक्स इज एन एम्प्लॉय ऑफ एबीसी लिमिटेड, हिज एनुअल सैलरी 15 लाख रुपए। तो 15 लाख की एनुअल सैलरी है इसकी। ठीक है, कंपनी फॉलोज 300 डेज वर्किंग डेज एज पॉलिसी। ठीक है, एज पर द पॉलिसी ऑफ द कंपनी मिस्टर एक्स एंटल 10 दिन, तो इसको 10 दिन की छुट्टियां मिलती है पूरे साल भर में। ठीक है, हाउएवर यूटिलाइज 8 डे, तो 2 दिन की छुट्टियां इसने नहीं ली। एक बात, 2 दिन की छुट्टियां इसने नहीं ली, तो इसके पास अगर ये अनवेस्टेड होगा तो अनवेस्टेड में सिर्फ छुट्टियों का अधिकार होगा, और वेस्टेड होगा तो उस केस में कैश और छुट्टी दोनों में से कोई भी ऑप्शन अवेलेबल होगा। द
अनयूटिलाइज्ड लीव आर नॉट अलाउड टू बी कैरिड फॉरवर्ड बट सेटल्ड बाय वे ऑफ पेमेंट टू एम्प्लॉय, यानी कि वो कह रहा है ये 2 छुट्टियां हैं उसको आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, इसके बदले आप पैसे लेने का आपके पास में अधिकार है, तो आपको पैसा लेने को अधिकार है तो ठीक है पैसा ले लेंगे। कंप्यूट द टोटल एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस ऑफ एबीसी लिमिटेड विद रिस्पेक्ट टू मिस्टर एक्स। अरे भाई साहब सीधी सी बात है, 15 लाख रुपए का खर्चा अगर मेरा है, आओ मैंने यहाँ पे सॉल्व कर रखा है इसको, 15 लाख रुपए का खर्चा मेरा है तो 30 दिन का है ना, 15 लाख की सैलरी अगर मैं दे रहा हूं तो मैं 300 दिन की दे रहा हूं, तो पर डे की सैलरी कितनी है 5000 पर डे, 5000 पर डे की छुट्टी में दे रहा हूं, 2 दिन की छुट्टियां हैं उसकी, तो 2 दिन की छुट्टी के लिए लीव इनकैशमेंट कितना बनेगा 5000 इंटू तो 10,000 रुपए, तो टोटल खर्चा मैं क्या दूंगा, टोटल में एक तो 15 लाख की सैलरी दूंगा उसको, प्लस जो 2 दिन की छुट्टियां उसको बनती थी उन छुट्टियों में भी उसने काम किया 2 दिन, तो उसका पैसा भी देना पड़ेगा लीव इनकैशमेंट, तो 10,000 रुपए लीव इनकैशमेंट को उसको दूंगा, तो टोटल में 15,10,000 रुपए उसको देते हुए चलूंगा। तो एम्प्लॉय बेनिफिट के नाम से खर्चा कितना प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा 15,10,000 जाएगा, बात खत्म। बस यही क्वेश्चन है आपका, देख लो यही क्वेश्चन है आपका 15,10,000 रुपए एम्प्लॉय बेनिफिट के नाम। एनुअल सैलरी 15 लाख रुपए की है, 2 दिन की छुट्टी है, 1 दिन का 5,000 बनता है, तो 10,000 रुपए ये होगा, टोटल आपका एम्प्लॉय बेनिफिट का खर्चा 15,10,000 रुपए यहाँ पे होते हुए चलेगा। यहां तक कोई दिक्कत? नो सर, नो सर एंड नो सर। आइए इसके बाद आपने शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट पढ़ा था। शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट आपने क्या पढ़ा था? शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट में क्या हो सकता है, या तो आपका लीव इनकैशमेंट हो सकता है जिसको हम लोग एब्सेंस बोलते हैं, एम्प्लॉय कंपनसेशन लीव इन कंपनसेशन बोलते थे, यानी लीव इनकैशमेंट बोलते थे, या ये प्रॉफिट शेयरिंग प्लान या बोनस प्लान हो सकता था, या फिर क्या होगा सैलरी वेजेस कमीशन एटसेट्रा होगा। 3 चीजें हमें शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट में थी, जिसमें से आप लीव कंपनसेशन देख चुके थे, लीव इनकैशमेंट आप देख चुके थे। अब बारी आती है प्रॉफिट शेयरिंग प्लान या बोनस प्लान। प्रॉफिट शेयरिंग प्लान या बोनस प्लान क्या होता है ना, प्रॉफिट शेयरिंग प्लान या बोनस प्लान का मतलब क्या होता है, जहां पर कंपनी अपने एम्प्लॉय से बोलती है कि अगर हम इस थ्रेशोल्ड तक का प्रॉफिट बना लेंगे, इस साल कमा लेंगे तो हम आपको इतना परसेंटेज देंगे, या अगर हम इतना प्रॉफिट कमा लेंगे तो हम आपको इतना बोनस देंगे। ठीक है, यहां पे क्या होता है, आपको ये बोनस प्लान में या प्रॉफिट प्लान में ये जो एस्टिमेट आपका होता है कि हम इतना कमा लेंगे तो इतना परसेंट देंगे, इतना कमा लेंगे तो इतना बोनस देंगे, ये एस्टिमेट हर रिपोर्टिंग पीरियड पे आपको चेक करना पड़ता है। हर रिपोर्टिंग पीरियड पे इस एस्टिमेट को रीमेजर आपको करना पड़ेगा। तो ठीक है, लेकिन इसके लिए सर मैं इतना बोनस दूंगा एम्प्लॉय को, मैं इतना प्रॉफिट शेयर दूंगा एम्प्लॉय को, इसके लिए हम लायबिलिटी का अपने घर पे एम्प्लॉय बेनिफिट के नाम की लायबिलिटी कब रिकॉर्ड करेंगे, तो इंडिया 19 क्या कहता है कि इसको आप रिकॉग्नाइज तभी करोगे जब आपकी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होगी या कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन होगी, या आपके पास कोई चॉइस नहीं है कि अदर देन पे करना, मतलब कि आपको पे करना ही करना है, देयर इज नो अदर ऑल्टरनेटिव एक्सेप्ट सेटलमेंट ऑफ सच लायबिलिटी। या तो कोई कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन हो, या आपकी करंट ऑब्लिगेशन हो, या आपके पास में कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव नहीं हो एक्सेप्ट पेमेंट। तो ऐसे इन तीन केसेस में आपको हमेशा हमेशा इसको एज अ एम्प्लॉय बेनिफिट लायबिलिटी रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, अपने घर पे लायबिलिटी बुक करना पड़ेगा। तो profit plan या bonus plan shall be recognized as a liability if there is a present obligation, there is a constructive obligation arising from past event for which entity has no choice but to settle। यानी entity के पास में और कोई रास्ता नहीं है, उसको पे करना ही करना है। in that case it shall be recognized as a liability in the books of entity। it must be reliably measured। तो हमेशा आप जानते हैं रिकॉग्नाइज करने की कंडीशन ही वो होती है, जो भी कॉस्ट आप रिकॉग्नाइज करोगे इट शुड बी रिलायबली मेजर्ड। ठीक है, जनरल एंट्री क्या होगी, एम्प्लॉय बेनिफिट अकाउंट जमा टू प्रोविजन फॉर बोनस प्लान, प्रोविजन फॉर प्रॉफिट शेयरिंग प्लान, बात खत्म। जिस दिन पे कर देंगे तो प्रॉफिट शेयरिंग प्लान हो या बोनस प्लान हो टू कैश, और बीच का बैलेंसिंग फिगर कहां चला जाएगा, एम्प्लॉय बेनिफिट के अंदर चला जाएगा। अमाउंट ऑफ लायबिलिटी वुड बी, ये तो प्रॉफिट शेयरिंग प्लान हो या बोनस प्लान हो, कैसे निकालोगे आप, हमेशा हमेशा प्रॉफिट शेयरिंग प्लान में प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखोगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स इनटू जिस रेट से आपको प्रॉफिट शेयर करना है। और यहां पर आप बोनस में देखो कौन कौन से एम्प्लॉय एलिजिबल है बोनस के लिए, क्राइटेरिया होगा ना कि इसको इसको बोनस मिलेगा, इतनी परफॉर्मेंस से बोनस मिलेगा, तो वहां पर आप देखोगे कि कौन कौन एलिजिबल एम्प्लॉय है और पर एम्प्लॉय का बोनस कितना दे रहे हो। ये जो बोनस आप दे रहे हो ना, कितना बोनस देंगे या प्रॉफिट का परसेंटेज क्या होगा, ये हमेशा हमेशा बेस्ट एस्टिमेट लोगे, और बेस्ट एस्टिमेट किस दिन का लोगे, ऑन रिपोर्टिंग डेट का लोगे। एमसीक्यू बन सकता है, याद रखिएगा। ये बेस्ट एस्टिमेट आप किस दिन का लोगे, ये आप रिपोर्टिंग डेट का लेते हुए चलोगे। ठीक है, यहां वैसे एग्जांपल आपको मैंने दे रखा था फोटो में 22-23 में, यहाँ पे मेरे पास 100 एम्प्लॉय थे, 23-24 से मैंने कहा 10% छोड़ के चले गए, तो 90 एम्प्लॉय मेरे पास बचे, और इन्फ्लेशन था अगर 5% का, तो मेरा पास बताओ बोनस मैंने यहाँ पे लिखा था कि 10,000 पर एम्प्लॉय दूंगा, तो मैं 90 को दूंगा 10,000 पर एम्प्लॉय। लेकिन मान लो यहाँ पर रिपोर्टिंग इन्फ्लेशन आ गया 5% का, तो मैं 10,000 रुपए यहाँ देने की बात कर रहा था, तो इन्फ्लेशन आ गया रिपोर्टिंग डेट पे, तो 5% का इन्फ्लेशन यहाँ पर ऐड हो जाएगा, तो 1 लाख पर एम्प्लॉय था, तो 1,05,000 90 एम्प्लॉय को दूंगा, तो एम्प्लॉय बेनिफिट टू प्रोविजन का
प्रोविजन फॉर बोनस यहाँ पर 1,05,000 बनते हुए चलेगा। बेस्ट एस्टिमेट आपको कब का लेना है, रिपोर्टिंग डेट का लेना है। आइए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है इसकी चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या था, इतना क्वेश्चन तो मैंने काट दिया था ज्ञान की बात के नाम से। चलो आ जाओ इधर देखो, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन नंबर 3। A profit sharing plan requires an entity to pay a specified portion of net profit for the year to employee who serve throughout the year. If no employee leave during the year, the total profit sharing plan is 5% of profit. तो एक प्रॉफिट शेयरिंग प्लान आपने दे रखा है और कि हम इतना प्रॉफिट कमा लेंगे, जितना भी प्रॉफिट कमाएंगे उसका 5% अपने एम्प्लॉय को देंगे, बट कंडीशन क्या डाल दिया आपने कि कोई भी एम्प्लॉय अगर छोड़ के नहीं जाता है। एंटिटी एस्टिमेट द सम ऑफ द स्टाफ में लिविंग ड्यूरिंग द ईयर, देयरफॉर नॉट एंटाइटल्ड टू प्रॉफिट शेयरिंग प्लान। अब उसने कहा कि इस साल मुझे एस्टिमेट ऐसा लगा कि अनुमान लगाया कि कुछ एम्प्लॉय छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि कंडीशन क्या थी, अगर कोई भी एम्प्लॉय छोड़ के नहीं जाएगा तो 5% का प्रॉफिट आपको मिलेगा, 5% ऑफ द प्रॉफिट प्लान आपको एम्प्लॉय को देंगे। लेकिन अगर कुछ एम्प्लॉय छोड़ के जा रहे हैं, अगर मेरा अनुमान है कि कुछ छोड़ के जा रहे हैं, तो इस केस में हम प्रॉफिट नहीं देंगे। दिस विल रेड्यूस द पेमेंट ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग प्लान फ्रॉम 5 to 4% ऑफ नेट प्रॉफिट। अगर ऐसा कुछ हो गया या छोड़ के जाएंगे तो उसे चेंज किया कि हम अगर कोई एम्प्लॉय छोड़ के जा रहा है तो 5% की जगह पे हम 4% देंगे। एडवाइस द कंपनी। तो पहले एडवाइस का मतलब यानी वो आपसे ज्ञान की बात मांग रहा है। मैंने हमेशा आपसे कहा था जब भी कमेंट होगा या एडवाइस होगा क्वेश्चन में ऐसा लिखा होगा तो पहले आपको अपने नोट्स लिखना है, नोट्स लिखने के बाद में उसके केस के साथ लिंक करना है, इन द अबव केस, फिर जाके आपको अपनी जजमेंट देनी है यहाँ पे। तो क्वेश्चन में था क्या कि क्वेश्चन में ये था कि एंटिटी ने क्या बोला कि हम अपने एम्प्लॉइज को जो भी हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स या जो भी हमारा प्रॉफिट होगा उसका 5% हम एज अ प्रॉफिट शेयरिंग प्लान देंगे अगर कोई एम्प्लॉय छोड़ के नहीं जाता है। लेकिन अगर कुछ एम्प्लॉय छोड़ के चले जाएंगे जैसे कंपनी ने एस्टिमेट लगाया यहाँ पे, तो वहां पर 5% की जगह पे फिर कितना देंगे, 4% हम देते हुए चलेंगे। अब आपको कैसे करना है, आपको ज्ञान की बात लिखनी है। पहली ज्ञान की बात कैसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे। सबसे पहले लिखो एज पर इंडियस 19 एम्प्लॉय बेनिफिट लायबिलिटी, liability for profit sharing plan shall be recognized if, condition लिखें, if it is a present obligation, it is a constructive obligation or amount can be reliably measured। ठीक है। However, entity shall use best estimate to calculate amount of liability of profit sharing plan। best estimate किस दिन का लोगे, reporting date का लोगे। Therefore, in the given case, entity estimates the employee will left in future which results in profit sharing plan expense to 4%, hence provision for profit sharing plan shall be made at 4%। क्योंकि जब मैंने कहा था शुरुआत में, मैंने कहा था हम शुरुआत में 5% देंगे, लेकिन जब मैं ईयर एंड पे रिपोर्टिंग डेट तक पहुंचा तो मैंने अनुमान लगाया कि कुछ लोग छोड़ के जा रहे हैं तो इसलिए मैं 4% ही दूंगा। और आपको क्या पता, आपने पढ़ा था कि प्रॉफिट शेयरिंग प्लान या बोनस प्लान दोनों में हम एस्टिमेट किस दिन का लेंगे, हम रिपोर्टिंग डेट का एस्टिमेट लेंगे। जो बेस्ट एस्टिमेट अवेलेबल होगा ऑन रिपोर्टिंग डेट हम उसको लेते हुए चलेंगे। तो शुरुआत में मैंने 5% बोला था, बट रिपोर्टिंग डेट को मेरे लिए बेस्ट एस्टिमेट क्या है, मुझे लगता है, मुझे अनुमान है कि कुछ लोग छोड़ के जाएंगे, तो अगर कुछ लोग छोड़ के जाएंगे उस दिन मेरा बेस्ट एस्टिमेट 4% बन के आ रहा है, तो फिर मैं 4% के अकॉर्डिंग यहां पर प्रोविजन बनाते हुए चलूंगा और एंट्री मेरी क्या हो जाएगी, एम्प्लॉय बेनिफिट अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर प्रॉफिट शेयरिंग प्लान या प्रोविजन फॉर बोनस, जो भी होगा एज द केस मे बी। ठीक है, यस सर। तो एग्जांपल देखिए, यहां पर एक एग्जांपल आपको दे रखा है। एग्जाम्पल है BSR लिमिटेड पेड सैलरी ऑफ ₹20,000 पर मंथ टू इट्स एम्प्लॉय, सैलरी इज पेड ऑन फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ। तो अगले महीने की पहली तारीख को सैलरी मिलती है, इसका मतलब 11 महीने की पे होती होगी, 1 महीने का आउटस्टैंडिंग रहता होगा हर साल। टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय है आपके पास में 20 एम्प्लॉय, पास जनरल एंट्री फॉर द ईयर एंड ऑफ 25-26 अज्यूमिंग ऑल एम्प्लॉइज ज्वाइन ऑन 1 अप्रैल 2025, सबने पहली तारीख को ज्वाइन किया। ठीक है, तो सैलरी वाला क्वेश्चन है तो ऑब्वियस सी बात है 1/4/24 से लेकर 1/25 31 मार्च 26। अब 20 एम्प्लॉय हैं, 20,000 हर महीने की अगली तारीख को मिलता है, पहली तारीख को। तो मार्च की अगली जो लास्ट मार्च का महीना होगा उसकी सैलरी कब मिलेगी, अगले साल के 1 अप्रैल को मिलेगी। तो 11 महीने की सैलरी तो हम पे कर चुके होंगे, लेकिन जो मार्च की सैलरी होगी ये अगले महीने की अप्रैल 1 को मिलेगी, तो ये आउटस्टैंडिंग रहेगा 31 मार्च को। तो टोटल सैलरी का खर्चा कितना आएगा, 20 एम्प्लॉय थे, 20,000 पर एम्प्लॉय, 12 महीने काम किया तो 48 लाख बनता है। 48 में से भाई साहब मैंने सिर्फ 11 महीने तो कैश में पे कर रखा होगा, क्योंकि 1 महीने का तो अगले महीने अगले साल की पहली तारीख को जाएगा, और 4 लाख रुपए मेरे लिए क्या बन जाएगा, आउटस्टैंडिंग सैलरी, मतलब मेरे घर पे ये लायबिलिटी चला जाएगा। जर्नल एंट्री क्या होगी, एम्प्लॉय बेनिफिट अकाउंट जमा टू बैंक 44 लाख, और एम्प्लॉय बेनिफिट अकाउंट जमा टू लायबिलिटी फॉर सैलरी या सैलरी अकाउंट जमा टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, आप बोलते 4 लाख। अगले साल, अच्छा इस साल फिर प्रॉफिट एंड लॉस में पूरा जाएगा, जितना साल का बनता है 48 लाख, तो प्रॉफिट एंड लॉस टू एम्प्लॉय बेनिफिट 48। और नेक्स्ट ईयर में क्या होगा, पहली तारीख को ये एंट्री आपने रिवर्स करनी पड़ेगी 4 लाख की, पहली तारीख को ये एंट्री रिवर्स हो जाएगी, आपकी लायबिलिटी फॉर सैलरी अकाउंट जमा टू एम्प्लॉय बेनिफिट रिवर्स हो जाएगी, और फिर आखिरी में एम्प्लॉय बेनिफिट अकाउंट जमा, जिस दिन आप पे करोगे एम्प्लॉय बेनिफिट अकाउंट जमा टू बैंक 4 लाख ये पे हो जाएगी। ठीक है, यस सर, यस सर, यस सर। ठीक, आ जाओ। इसके बाद आपने क्वेश्चन नंबर 4 देखा था मेरे साथ में,
क्वेश्चन नंबर 4 क्या था, कंसीडर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, नंबर ऑफ एम्प्लॉई सेम एज प्रीवियस इज इक्वल टू 150, यानी लास्ट ईयर भी आपके पास 150 एम्प्लॉय थे, इस साल भी आपके पास 150 एम्प्लॉय थे। एम्प्लॉय टर्नओवर रेट है 6%, 6% लोग आपको छोड़ के जाएंगे, तो 150 में से अगर 6% छोड़ के जाएंगे तो 9 एम्प्लॉय आपको छोड़ के जाएंगे, बचेंगे कितने, 141 एम्प्लॉय आपके पास बचेंगे। बोनस पेड टू ईच एम्प्लॉय लास्ट ईयर 1 लाख रुपए, पिछले साल आपने 1 लाख रुपए का बोनस दिया हर एक एम्प्लॉय को, इस साल उसने कहा इन्फ्लेशन का रेट है 7%, तो 7% इन्फ्लेशन बढ़ेगा, तो 1 लाख दिया था 7%, तो इन्फ्लेशन तो टोटल कितना हो जाएगा, 1,07,000 हो जाएगा। उसने आपसे डिटरमाइन द लाइब्रेरी, भगवान यही क्वेश्चन आप कर चुके हैं, जो मैंने ऊपर एग्जांपल आपको दिया था कि मेरे पास इतने एम्प्लॉय थे, दिखाऊं, यही क्वेश्चन हम एग्जांपल में करे थे यहाँ पे, ये देखो 100 एम्प्लॉय है मेरे पास में, 10% इस साल लीव करेंगे, 1 लाख का बोनस था तो 10% छोड़ के जाएंगे तो 90 बचेंगे, 1 लाख का बोनस था, 5% का इन्फ्लेशन था, तो बोनस कितना हो जाएगा, 1 लाख प्लस 5%, 1 लाख 5, 90 एम्प्लॉय, तो एम्प्लॉय बेनिफिट अकाउंट जमा टू प्रोविजन फॉर बोनस। ठीक है, यही क्वेश्चन नंबर 4 है एज इट इज। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 एज इट इज छापा है इंस्टीट्यूट ने, नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितने, 150, 6% उम्मीद है इस बार छोड़ के जाएंगे तो बचेंगे कितने, बेस्ट एस्टिमेट क्या है, बेस्ट एस्टिमेट है 141 एम्प्लॉय आपके पास रहेंगे। आपने लास्ट ईयर 1 लाख का बोनस दिया था, इस साल 7% का इन्फ्लेशन है तो 7,000, तो टोटल बोनस कितना बन जाएगा, 1,07,000। आपके पास 141 एम्प्लॉय है, 141 एम्प्लॉय नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इनटू बोनस पर एम्प्लॉय, तो आपका बोनस आएगा 1,50,87,000 रुपए। जनरल एंट्री का एम्प्लॉय बेनिफिट अकाउंट जमा टू प्रोविजन फॉर बोनस 1,50,87,000, 1,50,87,000। कोई दिक्कत यहां तक बोलिए, नो सर, नो सर, नो सर, यहां तक कोई दिक्कत बताओ फटाफट। ठीक है, इसके बाद हमारे पास बचता है आपका पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट प्लान। पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट प्लान क्या होता है, आपका ग्रेचुटी, प्रोविडेंट फंड, ठीक है, या पेंशन। तो पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट प्लान के अंदर आप देखिए 2 बच्चे आपको यहां पे दे रखे हैं, एक होता है डीबीओ, एक होता है डीसीपी, यानी डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन, या आपका डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान। डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन क्या होता है, जहां पर कंपनी ने यानी एंटिटी ने अपने एम्प्लॉय को गारंटी दे रखी है कि भाई साहब हम तुम्हें इतना देंगे ही देंगे जब तुम छोड़ के जाओगे, हम तुमको ये सब तो तुम्हें देंगे ही देंगे जब तुम छोड़ के जाओगे, मतलब एंटिटी का ऑब्लिगेशन है ये सब आपको पे करना, इसको बोलते हैं डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन। एग्जांपल सर, एग्जांपल में ग्रेचुटी हो गया, बोनस हो गया, लीव कंपनसेशन हो गया, पेंशन हो गई, अप टू डेट ऑफ डेथ हो गया, सेटलमेंट अलाउंसेस, ये सारे के सारे कंपनी आपको बोलती है हम देंगे ही देंगे। डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान में क्या होता है, जहां पर एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों मिलकर एक गुल्लक बनाते हैं और उस गुल्लक में एम्प्लॉय भी कुछ डालता है और उस गुल्लक में एम्प्लॉयर भी कुछ डालता है, मतलब एम्प्लॉय भी कुछ कंट्रीब्यूट करता है, एम्प्लॉयर भी कुछ कंट्रीब्यूट करता है। इस गुल्लक का नाम होता है डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान। ठीक है, यानी ये कैसे, प्रोविडेंट फंड हो गया, कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन हो गया, या अदर कॉन्ट्रीब्यूटरी बेनिफिट हो गए। ठीक है, जैसे आपने ईएसआई का नाम सुना होगा, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, यहां पर भी कुछ एम्प्लॉयर जमा करता है, कुछ एम्प्लॉय जमा करता है। तो ये सब क्या होता है, ये सब आपके कंट्रीब्यूशन प्लान होता है। लेकिन जहां पर एम्प्लॉय जमा नहीं करता, जहां पर एम्प्लॉयर का ही ऑब्लिगेशन है आपको पे करना एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, जैसे पेंशन एम्प्लॉयर ही आपको पे करेगा जब तक आप नहीं मरोगे रिटायरमेंट के बाद भी, तो ये सब क्या होता है, डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन होता है। एक बात बताओ, जब डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन है, यानी ये क्यों दे रहा है, क्योंकि लॉ ने गला पकड़ रखा है आपके एम्प्लॉयर का कि भाई साहब अगर तूने एम्प्लॉय रखा है तो एम्प्लॉय को तुझे ये देना ही देना पड़ेगा। तो लॉ के तहत जहां पर एम्प्लॉय को देना ही देना पड़ेगा तो एम्प्लॉयर की सारी जिम्मेदारी है। तो सारा का सारा जो रिस्क होता है वो किसके ऊपर होता है, वो सारा का सारा एम्प्लॉयर के ऊपर होता है। एम्प्लॉय के ऊपर कोई भी रिस्क यहाँ पर नहीं होता। एम्प्लॉय के ऊपर सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट रिस्क होता है कि इन सबका जो पैसा उसको मिलना है, इस फंड का पैसा अगर एम्प्लॉय ने कहीं पर इन्वेस्ट कर रखा है, अगर वहां से रिटर्न कल को कम मिलेगा तो जो इन्वेस्टमेंट रिस्क है बस वही एम्प्लॉय के ऊपर रहता है। अदरवाइज जो बाकी रिस्क, एक्चुअरियल रिस्क है या कोई और रिस्क है, ये सारा का सारा कौन बियर करेगा, एम्प्लॉयर बियर करेगा। लेकिन जो डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान होता है, यहां पे सारा का सारा रिस्क किसके पास में होगा, एम्प्लॉय के पास में होगा। ठीक है, एम्प्लॉय एम्प्लॉयर दोनों मिलकर जमा करते हैं, इसलिए एक्चुअरी रिस्क हो गया या इन्वेस्टमेंट रिस्क हो गया, ये सारा का सारा किसका होगा, ये एम्प्लॉय का होगा, एंटिटी का नहीं होगा। ऑल रिस्क ऑन एम्प्लॉय। तो डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन होता है कि अगर एग्जाम में आ गया थ्योरी में तो क्या लिखोगे 2 नंबर का, अंडर दिस प्लान एंटिटी गारंटीज पेमेंट ऑफ बेनिफिट एंड कैन बी कॉल्ड अपॉन कंटिन्यू मोर और लेस बेस्ड ऑन द टोटल बेनिफिट, हेंस एक्चुअरी रिस्क एंड इन्वेस्टमेंट रिस्क फॉल्स ऑन एम्प्लॉयर। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। एम्प्लॉयर क्यों कर रहा है, क्योंकि एम्प्लॉयर का गला किसने पकड़ रखा है, लॉ ने पकड़ रखा है। ठीक, यस सर। इसके बाद डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान, अंडर डीसीपी अमाउंट
फॉर बेनिफिट बाय एंटिटीज लिमिटेड अप टू द अमाउंट कंट्रीब्यूशन, यानी कि जितना उस गुल्लक में एम्प्लॉयर ने जमा कर रखा होगा एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी वहीं तक होगी, उसके ऊपर नहीं होगी। इसलिए एम्प्लॉयर के ऊपर ना तो कोई एक्चुअली रिस्क आता है और ना ही कोई इन्वेस्टमेंट रिस्क आता है। ऑल रिस्क ऑन एम्प्लॉय, सारा का सारा रिस्क किसके ऊपर होता है? एम्प्लॉय के ऊपर होता है। एग्जाम्पल मैंने आपको दोनों के दे रखे थे यहाँ पे, पहले भी बता दिया, अब फिर से वो मतलब है नहीं। दोनों की जो अकाउंटिंग होती है, दोनों की जो मुनीमगिरी होती है, भले वो डीसीपी हो या डीबी हो, तो डीबीओ हो या डीसीपी हो, दोनों की अकाउंटिंग डिफरेंट होती है। इसलिए जब भी आप एम्प्लॉय बेनिफिट देखोगे, पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट, आपको पहले उसका क्लासिफिकेशन चेक करना पड़ेगा कि ये डीबीईओ है या डीसीपी है। डीसीपी है तो डीसीपी के अकॉर्डिंग उसकी मुनीमगिरी करोगे, और अगर डीबीईओ है तो डीबीओ के अकॉर्डिंग उसकी मुनीमगिरी करोगे। इसलिए क्लासिफिकेशन ध्यान से चेक करना है। अंडर डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान क्या होता है? एम्प्लॉय को क्या मिलता है? कंट्रीब्यूशन प्लान का मतलब भी क्या? एक गुल्लक है, उस डब्बे में एम्प्लॉयर ने भी जमा कर रखा, एम्प्लॉय ने भी जमा कर रखा, तो गुल्लक इकट्ठा हो गया, तो एम्प्लॉय को ये पूरा गुल्लक पकड़ा दिया जाएगा। तो इस गुल्लक में क्या क्या होगा? इसमें एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होगा, इसमें एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन होगा, और क्योंकि दोनों ने गुल्लक का पैसा जमा कर रखा था, इस पैसे को अगर कहीं पर इन्वेस्ट कर रखा था, वहां से जो रिटर्न मिलेगा वो रिटर्न भी किसको मिलेगा? एम्प्लॉय को मिलेगा। तो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन, और अगर इसके ऊपर कोई रिटर्न मिला था, एक्चुअल रिटर्न, वो भी एम्प्लॉय को यहाँ पर दिया जाएगा। Hence, all the risk falls on employee, सारा का सारा रिस्क किसका होता है? एम्प्लॉय का होता है। एंटिटी में है कंट्रीब्यूशन मेड फॉलोइंग, एंटिटी कहाँ जो कंट्रीब्यूशन प्लान चलते हैं, एंटिटी कैसे चलते हैं? मल्टी एम्प्लॉयर प्लान हो सकते हैं, ग्रोथ प्लान हो सकता है, स्टेट प्लान है, इंश्योरेंस प्लान। मल्टी, अब एक एक दो दो लाइन का इसके ऊपर लिखने को आ सकता है, ये एमसीक्यू में आ सकता है कि ये जो कंट्रीब्यूशन प्लान होते हैं कितने प्रकार के होते हैं। तो ये मल्टी एम्प्लॉयर प्लान भी हो सकते हैं, ग्रोथ प्लान भी हो सकते हैं, स्टेट प्लान भी हो सकते हैं, इंश्योरेंस प्लान भी हो सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, जब भी ये प्लान होंगे तो डिफाइन आपको क्लासीफाई करना पड़ेगा कि जो प्लान है ये डीसीपी का प्लान है या डीबीओ का प्लान है। मल्टी एम्प्लॉयर प्लान क्या होता है? जहां पर बहुत सारे अलग अलग एम्प्लॉय, से रिलायंस मिल गया, टाटा मिल गया, ठीक है, अडानी मिल गए, ये मिले, और इन्होंने एक तीसरी एंटिटी खोली, और तीसरी एंटिटी सिर्फ और सिर्फ किस लिए बन रही है कि ठीक है यार, अपना अलग से इंश्योरेंस ना चलाए, अलग से ग्रेचुइटी ना चलाए, अलग से ना चलाए, काम करो ना, एक सब लोग मिलकर एक फंड खोल लेते हैं, एक सेपरेट एंटिटी खोल लेते हैं, और सेपरेट एंटिटी को सारा जिम्मा दे देते हैं, इसमें कंट्रीब्यूशन करके सेपरेट एंटिटी के पास जमा कर दो, और जो एम्प्लॉय रिटायर होगा, ये सेपरेट एंटिटी हमारे एम्प्लॉय को पकड़ा दे। हम टेंशन क्यों लें? अभी एम्प्लॉय काम कर रहा है, तनख्वाह दो, कल को वो चला जाएगा, फिर उसके बाद जाने के बाद उसकी पेंशन, जिंदगी भर का ठेका हमने थोड़ी दे रखा है। एक काम करते हैं, सेपरेट एंटिटी खड़ी करते हैं, ये उस काम को निपटा देगी। तो यहां पर होता क्या है कि मल्टीपल एम्प्लॉयर मिलते हैं, जैसे रिलायंस हो गया, एयरटेल हो गया, ये मिले, एक फंड में जमा किया, एक सेपरेट एंटिटी खोली, और कल को जब एम्प्लॉय रिटायर होगा, ये सेपरेट एंटिटी जो नई फंड वाली कंपनी खुली है, ये कंपनी आगे पे करती है एम्प्लॉय को। तो होता है क्या यहाँ पर? वेयर वेरियस एम्प्लॉयर कंटिन्यू एंड फॉर्म अ सेपरेट entity, form a separate legal entity whose main objective is to receive contribution from various employer। मतलब कि ये जो सेपरेट एंटिटी खुली है, इसमें सब लोग कंट्रीब्यूट करेंगे, रिलायंस भी, एयरटेल भी, वीआई भी, अडानी भी, सब एम्प्लॉय जमा करेंगे, ठीक है। और जो भी यहाँ से फंड आएगा, वो उस फंड को इन्वेस्ट करना किसका काम है? इस सेपरेट एंटिटी का काम है। और जब एम्प्लॉय रिटायर होगा, ये सेपरेट एंटिटी जो बनी है, नई एंटिटी, ये उस एम्प्लॉय को आपका पे करेगी। इंडियस 19 रिक्वायर्स द एंटिटी शुड क्लासिफाई मल्टी एम्प्लॉयर प्लान एज, ये डीबीओ है या डीसीपी ही आपको बताना पड़ेगा, सीधी सी बात है। जिस समय आप इस एंटिटी को ऑपरेट करोगे, जो फंड इसमें जमा होगा, उस फंड का क्लासिफिकेशन आपको बताना पड़ेगा कि ये डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन प्लान के अंदर आता है या ये डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान के अंदर आता है। क्यों? क्योंकि दोनों की मुनीमगिरी अलग अलग होती है। If entity has information from multi-employer plan regarding its pro rata share in plan asset DBO of employees, then multi-employer plan should be considered as a DBO। यानी कि अगर आपको पता है कि मेरा हिस्सा इतना, एक मान लो रिलायंस है, रिलायंस को पता है इस फंड के अंदर उसका हिस्सा इतना बनता है, ठीक है, एक फंड है, 4 कंपनी ने मिलकर इस फंड को खोला, रिलायंस मिला, टाटा मिला, अडानी मिला, इन्होंने एक फंड बनाया, ठीक है, सेपरेट एंटिटी बनाई। ये सेपरेट एंटिटी कल को आपके एम्प्लॉय को रिटायरमेंट के बाद में पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट देगी। अब ये डीबीओ है, डीसीपी है, उसने कहा कि क्लासिफाई करके बताना। लेकिन मान लो रिलायंस को पता है इस जो सेपरेट एंटिटी का फंड बना रखा है, रिलायंस को पता है इसमें इतना परसेंटेज मेरा है, इतना हिस्सा मेरा है, इतनी हिस्सेदारी मेरी है इसके अंदर। तो ऐसे केस में आप इसको क्या कंसीडर करोगे? इट शुड बी कंसीडर्ड एज डीबीओ, डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन, इसको कंसीडर किया जाएगा। एमसीक्यू याद रखिएगा, ठीक है। इफ सच इन्फॉर्मेशन इज नॉट अवेलेबल, अगर आपको नहीं पता कि मेरा हिस्सा कितना, प्रोरेटा शेयर रिलायंस का कितना है इसमें या टाटा का कितना है, अगर आपको अपना प्रोरेटा शेयर उस मल्टी एम्प्लॉयर प्लान के अंदर नहीं पता, तो इन दैट केस उसे हम कंसीडर करेंगे डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान। एमसीक्यू में आ सकता है, इस बात को याद रखिएगा। ग्रोथ प्लान क्या होता है? ग्रोथ प्लान जहां पर वेरियस एम्प्लॉयज मिलते हैं और एक क्या फायदा उठाते हैं? इकोनॉमिक्स ऑफ सेल का बेनिफिट उठाते हैं एंड कंबाइन ऑल फंड्स
फ्रॉम एम्प्लॉयर, दिस हेल्प इन रिड्यूसिंग इन्वेस्टमेंट। इसने क्या किया, सारा रिलायंस ने, टाटा से जितने अलग अलग एम्प्लॉयर थे, अलग अलग मालिक थे, अलग अलग एंटिटीज थी, इनसे फंड उठाया, उसे इन्वेस्ट किया, इन्वेस्ट करके एक नया मैनेजमेंट बनाया और वहां से अपने एम्प्लॉयज को पे कर दिया। तो यहां पर क्या टेंशन खत्म हो जाती है, टेंशन ये खत्म हो जाती है कि रिलायंस इस फंड को कहां जमा करे, टाटा इस फंड को कहां जमा करे, टाटा अपने बिजनेस में ध्यान दे, रिलायंस अपने बिजनेस में ध्यान दे, या इस फंड के पैसे को इन्वेस्ट करने में ध्यान दे। इसलिए ग्रोथ प्लान में हम डाल दिया सारा का सारा पैसा, और ग्रोथ प्लान का जो मैनेजमेंट है ये सारा काम करता है इसको इन्वेस्ट करने का। तो यहां पर भी आपको बताना पड़ेगा डीसीपी है, दिस कैन बी डीसीपी एज पर द एम्प्लॉयर क्लासिफिकेशन, क्लासिफाई करके बताइए। ये डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान था, डिफाइंड ऑब्लिगेशन प्लान था। इन डिटेल मैंने चर्चा क्लास के अंदर करी थी, वो सारे लॉजिक में आप यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकता आपके साथ में, ठीक है। ये रिवीजन लेक्चर है बेटा। स्टेट प्लान में क्या होता है, स्टेट प्लान सेम है मल्टी एम्प्लॉयर के अंदर, जो मल्टी आपने पढ़ा मल्टी एम्प्लॉयर प्लान, सेम स्टेट प्लान में, बस अंतर पता है क्या होता है, अंतर बस इतना होता है, मल्टी एम्प्लॉयर प्लान में आपने जो नया फंड बनाने के लिए सेपरेट एंटिटी का फॉर्म करी थी, एक नई कंपनी का निर्माण किया था, यहां पर वो नहीं करना। स्टेट प्लान में है तो सब रिलायंस, टाटा, बिरला सब मिले, लेकिन जो फंड मैनेज करेगा वो कोई सेपरेट एंटिटी नहीं करेगी, वो कौन करेगी, वो गवर्नमेंट करेगी, वो सरकार करेगी, बस ये अंतर होता है। These are similar to multi-employer plan except fact these are managed by state या central या local government, generally these are DCP defined contribution plan। सरकार बीच में आ गई, यानी यहाँ पर कोई सेपरेट एंटिटी फॉर्म नहीं करी आपने, यहाँ पर गवर्नमेंट इसको मैनेज करते हुए चलती है, बस यही अंतर होता है। इंश्योरेंस प्लान क्या होता है, आपने इंश्योरेंस कंपनी को फंड दे दिया, इंश्योरेंस कंपनी को फंड पैसा देते गए, इंश्योरेंस प्लान बन गया, और कल को इस फंड से जो भी रिटर्न मिला या जो भी कंट्रीब्यूशन है वो आपके ये इंश्योरेंस कंपनी आगे अपने आपके एम्प्लॉय को पे करते हुए चलती है, और कुछ नहीं है। एंटिटी ऑब्टेन इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर इट्स फंडिंग, इट इज अ डीबीईओ। इफ ऑल रिस्क इज ट्रांसफर्ड टू इंश्योरेंस कंपनी, इट इज डीसीपी। ठीक है, अगर सारा का सारा रिस्क एंड रिवॉर्ड हमें ट्रांसफर कर दे कि इंश्योरेंस कंपनी तुम ही देखना क्या इन्वेस्टमेंट है क्या रिटर्न है, तो ऐसे केस में डीसीपी बन जाएगा। लेकिन अगर मैंने सिर्फ मैनेजमेंट के लिए अगर दे रखा है इंश्योरेंस कंपनी को, तो फिर डीबीओ रह जाएगा। हाउएवर इफ एम्प्लॉयर इज स्टिल रिक्वायर्ड टू कंट्रीब्यूट फॉर पेमेंट, बट इट इज ट्रीटेड एज डीबीओ। लेकिन अगर इंश्योरेंस कंपनी कल को कहते कि अगर कुछ कम ज्यादा होगा तो बेटा एम्प्लॉयर सुन, एम्प्लॉय को तुझे भी कुछ पे करना पड़ेगा। तो अगर एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी स्टिल इज अवेलेबल, स्टिल इज देयर एम्प्लॉयर लायबिलिटी, इन दैट केस इट शैल बी ट्रीटेड एज अ डीबीओ। ठीक है, देन इट शैल बी ट्रीटेड एज डीबीओ फॉर एम्प्लॉयर। ठीक है, तो मैंने फिर फोटो आपको बना के दिखा रखी थी, मैंने कहा टाटा है, रिलायंस है, विप्रो है, इन्फोसिस है, इन सब ने क्या किया, ये सब मिला के बीएसआर फंड बनाया, पूल ऑफ फंड इकट्ठा किया, कंट्रीब्यूट, कोई कॉमन कंट्रोल इनका नहीं होता था, बस इस पे जमा करते थे, ये सेपरेट एंटिटी बनती थी। कल को एम्प्लॉय जब रिटायर होंगे ये सारे, तो इनको कौन देगा, यहाँ पर एक सेपरेट एंटिटी पे करेगी। ठीक है, इसका क्लासिफिकेशन आज पता करना जरूरी है, डिफाइंड ऑब्लिगेशन प्लान है, कंट्रीब्यूशन प्लान है, और मल्टी एम्प्लॉय प्लान है। सेम होते हैं स्टेट भी, लेकिन अंतर क्या होता है, स्टेट के अंदर बीएसआर यानी जो सेपरेट एंटिटी वो नहीं होगा, यहाँ पर सरकार हो जाएगी, बात खत्म। ठीक है, अगर कोई इंडियन इंश्योरेंस कंपनी है, मैंने रिलायंस ने इंडियन इंश्योरेंस कंपनी को सारा का सारा फंड शिफ्ट करा दिया, अब डीबीओ है, डीसीपी है। डीबीओ कब होगा, जब अगर कल को इंश्योरेंस कंपनी के अलावा कंपनी की भी एंटिटी की भी क्या नाम है लायबिलिटी ऑब्लिगेशन पैदा हो जाएगी, तो वो डीबीओ है, अदरवाइज डीसीपी बन जाएगा। ठीक है, यस सर। जो डीसीपी है आपका, जो डीसीपी है आपका डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान, इसकी मुनीमगिरी कैसे करेंगे, इसकी मुनीमगिरी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। अब एक बात बताओ, पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट है, मेरा एम्प्लॉय आज मेरे पास में ज्वाइन करता है, क्या इसका रिटायरमेंट आज है, द आंसर इज नो। ये जो पोस्ट एम्प्लॉय बेनिफिट है ना, डीसीपी या डीबीओ के अंदर जो भी आपका पोस्ट एम्प्लॉय बेनिफिट कवर होता है, ये आपको आज पे करना नहीं सर, ये तो रिटायरमेंट के बाद जमा आपको पे करना है। तो रिटायरमेंट के बाद पे करना तो सीधी सी बात है, बियॉन्ड द 12 मंथ होगा, द आंसर इज यस। तो इस केस में जैसे भी आपका डिफाइंड ऑब्लिगेशन प्लान है, डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान आएगा, जो भी आप खर्चा, जो भी आप लायबिलिटी बुक करोगे वो डिस्काउंटेड वैल्यू पे करो, क्योंकि जो पे कर रहे हो तो आपको 10 साल बाद 20 साल बाद रिटायरमेंट के बाद पे करना है। तो आज उसकी जो प्रेजेंट वैल्यू है आप उसको रिकॉर्ड करते हुए चलोगे, तो आपको डीसीपी को लाना पड़ेगा इसकी प्रेजेंट वैल्यू पे डिस्काउंट करके, क्योंकि ये 12 महीने के ऊपर अगर जा रहा है और 12 महीने से कम का होता है, अब उसका रिटायरमेंट आने ही वाला है पिछले अगले 6 महीने में, तो वहां पर डिस्काउंट करने की जरूरत नहीं होती है। अगर बियॉन्ड द 12 मंथ जा रहा है आपका कंट्रीब्यूशन प्लान का पैसा या लायबिलिटी का पैसा, तो आप डिस्काउंट करते हुए चलोगे। एंट्री वही होगी, एम्प्लॉय बेनिफिट अकाउंट जमा टू लायबिलिटी या बैंक। ठीक है, यस सर। इसके बाद अकाउंटिंग फॉर डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन, डीबीओ। डीबीओ की अकाउंटिंग कैसे करोगे, तो फॉलोइंग स्टेप्स आर अप्लाइड फॉर डीबीओ। सबसे पहले आपको एक्चुअरियल अजम्पशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि याद करो डीसीपी के अंदर एक्चुअरियल अजम्पशन आपके किसी काम की नहीं थी, वहां तो जितना आपने जमा किया उतने तक ही आपकी जिम्मेदारी होती है,
कुछ एम्प्लॉयर ने जमा किया, कुछ एम्प्लॉय ने जमा किया। जितना एम्प्लॉयर ने जमा किया उतने तक ही एम्प्लॉयर की लायबिलिटी अराइज होगी, उसके ऊपर उसकी लायबिलिटी अराइज नहीं होगी। लेकिन डीबीओ के अंदर एक्चुअली ने अगर बोला कि ये आज फेयर वैल्यू होनी चाहिए, एक्चुअल रीमेजरमेंट के हिसाब से आप वैल्यू करोगे, और एक्चुअली ने कहा ये वैल्यू है और फंड की वैल्यू कुछ और है, जो एक्चुअल गेन या एक्चुअल लॉस आएगा वो भी तो जेब से ही जाएगा। तो एक्चुअली का जो रीमेजरमेंट पे डिफरेंस आएगा वो भी तो एंटिटी के सर ही पड़ने वाला है। तो इसीलिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक्चुअल अजम्पशन लेनी पड़ेगी एट द ईयर एंड। एक्चुअली क्या बोलता है ये बताओ। एक्चुअली अपना अजम्पशन किस बेसिस पे लेता है, वो दो बेसिस पे लेता है, या तो डेमोग्राफिक या फाइनेंशियल। डेमोग्राफिक का मतलब क्या है कि मोर्टेलिटी रेट क्या है, मृत्यु दर क्या चल रहा है, लॉन्ग टर्म रेट क्या होने वाले हैं, और फाइनेंशियल का मतलब क्या डिस्काउंट रेट होना चाहिए, सैलरी एस्केलेशन रेट क्या होना चाहिए, ये सब वो चेक करते हुए चलेगा। ठीक है, जो अजम्पशन एक्चुअली ले रहा है वो अनबायस्ड होनी चाहिए, यानी कि म्यूचुअली कंपेटेबल होनी चाहिए, यानी कि आप कंपनी के अगेंस्ट में कुछ चले जाओ ऐसा नहीं, आप हमेशा यानी कि एम्प्लॉय के बेनिफिट बोलो ना, आपको हमेशा अनबायस्ड रहना पड़ेगा, किसी के फेवर में बात नहीं करनी पड़ेगी, आपको बिल्कुल जो रीजनेबल बात है उस पर रहना पड़ेगा। इट मींस वी शुड नॉट बी ओवर एंड अंडर कंस्ट्रक्टिव और अजम्पशन शुड नॉट बी कन्फ्लिक्ट अमंग देम। कोई भी आपके अजम्पशन कन्फ्लिक्ट नहीं होने चाहिए, कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं होने चाहिए। दैट इज सैलरी एस्केलेशन रेट शुड बी म्यूचुअली कंपेटेबल विद इन्फ्लेशन रेट, यानी कि जो आप सैलरी का एस्केलेशन रेट या इंक्रीज दर बता रहे हैं यही मार्केट का इन्फ्लेशन रेट के आसपास होनी चाहिए। ऐसा नहीं इन्फ्लेशन रेट चल रहा है 10%, आपने एस्केलेशन रेट बोला 40%, ऐसा संभव नहीं होना चाहिए। इसके अलावा एक नोट मैंने आपको देखा था कि सर डिस्काउंट रेट आप क्या लोगे, जब प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे डिस्काउंट रेट आप क्या लोगे। प्रेजेंट वैल्यू के लिए आप डिस्काउंट या तो गवर्नमेंट का रेट लोगे या आप मार्केट यील्ड लोगे। याद रखिएगा इंटरनेशनली सिर्फ और सिर्फ मार्केट यील्ड ही लिया जाता है, गवर्नमेंट रेट सिर्फ और सिर्फ इंडिया के अंदर है, यानी कि इंडिया 19 के अंदर गवर्नमेंट यील्ड दे रखा है। अगर आप इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जैसे जिसको कन्वर्ट करके हमारा इंडिया 19 बना है, तो IAS 19 में सिर्फ और सिर्फ मार्केट यील्ड है, वहां पर गवर्नमेंट यील्ड नहीं है। तो ये कार्विन आपके लिए बन जाता है, इसको आप कार्व आउट कार्विन बोलते, कार्विन बन गया कि हमने कुछ नया ऐड कर दिया, हमने गवर्नमेंट रेट भी ऐड कर रखा है। ठीक है, इंटरनेशनली सिर्फ और सिर्फ मार्केट यील्ड ही चलता है, यही बात यहाँ पे लिखी हुई है, तो उस पर मैं ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा। सबसे पहला स्टेप क्या था, आपने एक्चुअल अजम्पशन को लेना था और रिपोर्टिंग डेट। एक्चुअल अजम्पशन के बेसिस पे आपने चेक कर लिया क्या बनता है, कितनी लायबिलिटी बनती है। फिर आपको एस्टिमेट लेना है, एस्टिमेट बेनिफिट टू बी पेड, आप कितना बेनिफिट पे करने वाले हो। ठीक है, इट विल बी बेस्ड ऑन द बेस्ट एस्टिमेट एट द ईयर एंड, मतलब कि रिपोर्टिंग डेट को आप एस्टिमेट लगाओगे कि जितनी उसने सर्विस मुझसे ले रखी है उस सर्विस के बदले क्या मिलना चाहिए। बेनिफिट ईच ईयर कैसे निकालोगे, एस्टिमेटेड बेनिफिट डिवाइडेड बाय सर्विस ईयर, यानी कि हर साल कितना टोटल बेनिफिट कितना मिलना चाहिए और उसने कितने साल आपके लिए काम कर रखा है, तो हर साल का बेनिफिट यहाँ पे निकल के आ जाएगा। बेनिफिट एट्रीब्यूटेबल हैज टू बी कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन अवेलेबल, यानी जितने साल उसने काम किया, कितना काम किया, क्या क्या उसकी परफॉर्मेंस थी, उसके इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे आप उसका बेनिफिट एस्टिमेट करते हुए चलोगे। इफ बेनिफिट्स विल वेस्ट आफ्टर स्पेसिफाइड no number of year of service, entity should use probability of estimating number of employees expected to be कंप्लीट वेस्टिंग पीरियड। अगर कोई प्रोबेबिलिटी है, भविष्य में कुछ कंडीशन लगा रखी है कि इन कंडीशंस के बाद ही उसको बेनिफिट मिलने हैं, तो आपको चेक करना पड़ेगा कि उस कंडीशन को सेटिस्फाई करने की प्रोबेबिलिटी क्या है। यानी कि आपने कहा कि एम्प्लॉय को ये रिटायरमेंट बेनिफिट मिलेंगे, ये प्लान का बेनिफिट मिलेगा अगर वो इतने साल तक काम करेगा या इतनी परफॉर्मेंस वो देगा। तो अगर वो कोई कंडीशनल है, वेस्टिंग है, तो ऐसे केस में आप प्रोबेबिलिटी चेक करोगे कितनी प्रोबेबिलिटी उसकी एस्टिमेटेड सेटिस्फाई हो रही है। इफ बेनिफिट विल वेस्ट इमीडिएटली, अगर कोई कंडीशनल नहीं है, कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है, देन आपको कुछ भी चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर उसमें कोई कंडीशन नहीं है, वेस्टिंग कंडीशन नहीं है, तो किसी प्रकार की प्रोबेबिलिटी चेक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप उसमें कोई कंडीशन है, वेस्टिंग कंडीशन, तो उस केस में प्रोबेबिलिटी चेक करेंगे कि उस कंडीशन सेटिस्फाई होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। इफ बेनिफिट does not give any employee contribution after specified period, अगर आपका जो बेनिफिट है, if benefit does not give any employee contribution after specified period or benefit before specified period of service, then benefit will be attributable ignoring such period। अगर आपका बेनिफिट पहले स्पेसिफाइड पीरियड के पहले नहीं मिलना है या स्पेसिफाइड पीरियड के बाद नहीं मिलना है, तो ऐसे केस में इग्नोर करते हुए चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। इफ सर्विस इन लेटर ईयर लीड्स टू मटेरियली हायर बेनिफिट, अगर आप भविष्य में ज्यादा बेनिफिट अगर आप देने वाले हो, तो उस बेनिफिट में ऐसे देखो, मेरी बात समझ लो कि आपने एस्टिमेट कम बेनिफिट का कर रखा था कि मैं अपने एम्प्लॉय को इतना इतना दूंगा, लेकिन बाद में जब एस्टिमेट चेंज हुआ ना, तो हायर बेनिफिट में आपने एस्टिमेट चेंज कर दिया कि आप ज्यादा दे रहे हो। तो पहले शुरुआत तो प्रोविजन में कम कम बन रहा होगा, लेकिन लेटर ऑन आपने क्या बोल दिया कि हम ज्यादा बेनिफिट दे रहे हैं। तो जो ज्यादा दे रहे हैं, अब इसका क्या करोगे, जो ज्यादा है क्या एक ही साल का खर्चा मान लिया जाएगा, मेरी बात समझिए।
आपने कहा हम एम्प्लॉय को हर साल 50-50 इसके कंट्रीब्यूशन में जमा करेंगे, ठीक है, लेकिन जाते जाते आपने कहा नहीं नहीं ये तो 60-60 होना चाहिए था, तो आपका जो बेनिफिट है ना वो हायर हो रहा है एस्टिमेटेड। तो ये जो 60 है ना भाई साहब, जो 10 और 10 बढ़ रहा है, जो 10 बढ़ रहा है कि एक ही साल का खर्चा माना जाएगा, एक ही साल में इसको अमोर्टाइज करोगे? तो आंसर इज नो। आप इसको एसएलएम के बेसिस पे इक्वली बांट दोगे, जितने साल आपने काम कर रखा है इसको इक्वली एसएलएम के बेसिस से बांट दोगे, बस ये चर्चा यहाँ पर हो रखी है और कुछ भी नहीं है। तो ये थ्योरेटिकल पॉइंट था, इस पर ध्यान दीजिएगा। इसके बाद टर्मिनेशन बेनिफिट। टर्मिनेशन बेनिफिट क्या होता है? ये तो आप रिटायरमेंट हो रहा होगा, यानी टर्मिनेशन तो आपको धक्के मार के निकाला जा रहा होगा या आप खुद निकल रहे होगे। अगर धक्के मार के निकाला जा रहा है तो रिट्रेंचमेंट हो रहा है, आपका रिट्रेंचमेंट बेनिफिट आपको दिया जाएगा। और आप खुद जा रहे हो तो फिर ये वीआरएस होगा, तो आपको वीआरएस का वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन दिया जाएगा। जैसे अमेजॉन और निकाला है, बीएसएनएल ने कहा कि आप वीआरएस ले लीजिए, तो बीएसएनएल के सारे एम्प्लॉय वीआरएस लेके बैठ गए। विप्रो ने खुद धक्के मार के निकाला, अमेजॉन ने धक्के मार के निकाला, तो वो हो गया रिट्रेंचमेंट। तो यहां पर आपको एक लमसम इकट्ठा बड़ा अमाउंट दिया जाता है, उस जो बड़ा अमाउंट आपको दिया जाएगा उसको हम रिकॉर्ड करेंगे एज एन एक्सपेंस एंड लायबिलिटी। जितना आपको पे कर दिया वो खर्चे में तुरंत डाल देंगे, जितना भी देना बाकी वो लायबिलिटी बन जाएगा, और भी यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। रिकॉग्निशन ऑफ टर्मिनेशन बेनिफिट विल बी द डेट ऑन विच बोथ पार्टीज आर एग्रीड और कंडीशन ऑफ इंडिया 37 सेटिस्फाई विच एवर इज अर्लियर। तो जो टर्मिनेशन बेनिफिट का रिकॉग्निशन किस दिन करेंगे? जिस दिन आपके इंडिया 37 के बेनिफिट सेटिस्फाई हो जाए, या जिस दिन आपके और आपके एम्प्लॉयर का टर्मिनेशन का एग्रीमेंट साइन हो जाए। इन दोनों में से जो भी कंडीशन पहले सेटिस्फाई हो जाए, इंडिया 37 पहले सेटिस्फाई हो जाएगा या आपका एग्रीमेंट पहले साइन हो जाएगा, जो दोनों से पहले होगा उस दिन को हम यहां पे क्या मान लेंगे? रिट्रेंचमेंट हो गया, और उस दिन को इंडिया 19 अपनी एंट्री डाल देगा। इस पे एमसीक्यू आ सकता है, याद रखिएगा। टर्मिनेशन बेनिफिट विल बी डिस्काउंटेड इफ इट इज पेमेंट बियॉन्ड 12 मंथ। अगर आपको 12 महीने के बाद पेमेंट मिल रहा है तो उस केस में आप इसको भी डिस्काउंट करते हुए चलेंगे, लेकिन अगर विद इन 12 मंथ आपको पेमेंट हो रही है तो आप डिस्काउंटिंग नहीं करेंगे, इस बात को समझिएगा। लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट प्लान क्या होता है? जहां पर बियॉन्ड द 12 मंथ आपको पेमेंट होनी होती है, 12 महीने के बियॉन्ड आपको पेमेंट हो रही होगी। तो जैसे कि कोई एक्चुअल गेन या लॉस हो गया, पीवीडीबी अगर प्लान एसेट विल बी ट्रांसफर टू पीएनएल नॉट ओसीआई, बिकॉज इंडिया 19 अज्यूम लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट हैज लेस अनसर्टेनिटी, इसकी कम अनसर्टेनिटी होती है, इसलिए आप इसको कहां ट्रांसफर करोगे? आप इसको प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करते हुए चलोगे। सेम पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट प्लान था, सेम लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट प्लान है, बस अंतर क्या है कि इसके जो खर्चे आपके हो रहे हैं ये प्लान एसेट के एक्चुअल गेन या लॉस के सारे प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर होंगे, और पोस्ट एम्प्लॉय बेनिफिट में सारे के सारे कहां जा रहे थे? ओसीआई में जा रहे थे। बस ये चर्चा समझिएगा। अब ये भी समझ में आया ओसीआई का कब जाएगा बेटा, उसके लिए रेगुलर क्लास जाना पड़ेगा, ठीक है, रिवीजन में सब कुछ नहीं हो सकता। आओ क्वेश्चन नंबर 5, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अप्लाइज टू अ कंपनी डिफाइंड बेनिफिट पेंशन प्लान। तो मजाक चल रहा है। डिफाइंड बेनिफिट पेंशन प्लान फॉर ईयर, आपको प्लान एसेट दे रखा है, प्लान फेयर वैल्यू प्लान एसेट ओपनिंग वैल्यू दे रखी थी, उसकी क्लोजिंग वैल्यू दे रखी थी। एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया 70,000 रुपए, बेनिफिट आपको ऑलरेडी पे कर दिया, इसमें से 50,000 रुपए के उसने कहा रिटर्न निकालो। भाई सीधी सी बात है, ये गुल्लक है, ये देखो, ये मैंने आपको दिखा रहा, ये गुल्लक है, ये गुल्लक है। इस गुल्लक में देखो ध्यान से, कुछ बिगिनिंग का था, कुछ एंड का है, कुछ बिगिनिंग का था, कुछ एंड का है। देखो ध्यान से, कुछ बिगिनिंग का था, कुछ एंड का है। ये बिगिनिंग वाला एंड तक कैसे गया होगा? पहले से कुछ था, कुछ और डाला, कुछ निकाल के एम्प्लॉय को दे दिया, और अभी भी इतना बच रहा है, तो बीच का डिफरेंस क्या है? रिटर्न है, बात खत्म। भाई देखो सीधी सी बात, मेरे लाल मेरे काले पीले, शुरुआत में 100 था, आखिरी में 200 बचा। शुरुआत में 100 था इस प्लान एसेट के अंदर, आखिरी में 200 इस प्लान एसेट के अंदर, 10 इसमें और डाला, 5 यहां से निकाल दिया, तो बाकी जो बच रहा है, तो 100 में से 10 डाला 110, 5 निकाला तो 105 आना चाहिए था, लेकिन ये 200 आ रहा है, इसका मतलब बाकी 95 क्या है? ये रिटर्न है ऑन इन्वेस्टमेंट है। ठीक, यही तो होता है। बस इसी को हम, या तो आप इसको तो खाते के फॉर्म में बना दो एसेट अकाउंट, या आप इसको टेबल के फॉर्म बना दो, ठीक है। देखो हमने कैसे कर रखा था। क्वेश्चन नंबर 5 आ जाओ मेरे साथ साथ, ये है क्वेश्चन नंबर 5। हमने सोल्यूशन यहाँ पर देखा, आपको एम्प्लॉयर है, 7 मार्क्स का क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में। ओपनिंग आपको 2 लाख रुपए दे रखा था, और ये प्लान एसेट है, फिर 70,000 कंट्रीब्यूट किया, तो प्लान एसेट 2 लाख का था, 70 बढ़ेगा, 50 इसमें से अपने एम्प्लॉय को निकाल के दे दिया, तो इतना बच रहा है क्लोजिंग। तो बाकी 65 कहां से आया? ये एक्चुअल रिटर्न है। एक तरीका तो ये है निकालने का, ठीक है। यहाँ पर मैंने फोटो बना के आपको दिखा रखी थी कि इतना है, तो 220 होना चाहिए, 285 कैसे हो गया, तो बाकी आपने रिटर्न होगा तभी तो हुआ होगा, ठीक है। अभी सारे चर्चा में यहाँ पे नहीं करूंगा। तो या आपको खाते के फॉर्म में इसको कर सकते, एग्जाम में या तो ये करो या ये करो, आपकी चॉइस। ये भी मैंने आपसे कहा था रेगुलर क्लास के अंदर। तो एसेट है तो ओपनिंग बैलेंस 2 लाख, क्लोजिंग बैलेंस 285, फिर आपने 70 यहाँ पर कंट्रीब्यूट किया तो एसेट बढ़ेगा, फिर बेनिफिट पे कर देता, एसेट कम हो जाएगा 50 से, तो बैलेंसिंग फिगर क्या बचा? एक्चुअल रिटर्न। ये यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा।
ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 तो बहुत ही आसान है, इसमें कुछ भी नहीं है। कंसिडर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द वाई लिमिटेड। वो आपसे कहता है कि एक ऑब्लिगेशन है 15 लाख रुपए की आपकी, जिसकी फेयर वैल्यू है 14-12। सोचो सोचो सोचो, अगर डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान है, ठीक है, जिसका आपका कोई रिस्क तो होता नहीं है। आपको पता है डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान में एंटिटी का ना तो एक्चुअल रिस्क होता है, ना तो इन्वेस्टमेंट रिस्क होता है, कुछ तो होता ही नहीं है। तो एक बात बताओ, 15 लाख का प्लान एसेट था, इसकी फेयर वैल्यू 14-12 है, इसका मतलब 88,000 से फेयर वैल्यू कम हो रही है। 88,000 से आपकी फेयर वैल्यू कम हो रही है, तो आप बैलेंस शीट में कितना दिखाओगे? 14-12, बात खत्म। आपका रिस्क नहीं है, आपका कोई रिस्क है नहीं। तो देखो ध्यान से, प्लान एसेट है, आपने अपने घर पे लायबिलिटी कितने की बुक कर रखे थे डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान के नाम से? आपने 15 लाख की लायबिलिटी बुक कर रखी थी, लेकिन उस एसेट प्लान एसेट की फेयर वैल्यू कितनी है? 14,12,000। जेब में इतना है, देना इतना है, तो जेब में 88,000 कम है, तो डेफिसिट है। लेकिन क्या यहाँ पर आपको कोई रिस्क होता है? द आंसर इज नो। तो ऐसे केस में 88 यहाँ पर क्या बन जाएगा? नॉन करेंट लायबिलिटी बनते हुए चलेगा नेट बेनिफिट ऑब्लिगेशन में। अब इसका आंसर कैसे लिखोगे? देखो ये है आंसर। क्या ऐसे लिख दोगे? नहीं, पहले आपको ज्ञान की बात लिखनी पड़ेगी। इंडियास 19 एम्प्लॉय बेनिफिट क्या बोलता है? व्हेनेवर फेयर वैल्यू ऑफ प्लान एसेट इज लोअर देन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डीबीओ या डीसीपी, देन सच ऑब्लिगेशन या सच डिफरेंस का मतलब फेयर वैल्यू माइनस बुक वैल्यू या कैरिंग अमाउंट ऑफ द बेनिफिट इज ट्रीटेड एज अ डेफिसिट ऑन प्लान एसेट। सच डेफिसिट विल बी डिस्क्लोज्ड एज अ नेट बेनिफिट ऑब्लिगेशन लायबिलिटी या नॉन करंट लायबिलिटी इन बैलेंस शीट। ठीक है, इन द गिवन केस आपकी फेयर वैल्यू इतनी है, बुक वैल्यू इतनी है, तो आपको 88,000 रुपए का क्या दिखाना पड़ेगा? यहाँ पे 88,000 का आपको नॉन करंट लायबिलिटी दिखाना पड़ेगा। इसका वाइस वर्सा केस हो गया तो सर वाइस वर्सा के फेयर वैल्यू ज्यादा हो गई आपके प्लान से या बेनिफिट ऑब्लिगेशन, तो फिर वो क्या बन जाएगा? नॉन करंट एसेट बन जाएगा। अगर कोई सरप्लस होता है, क्वेश्चन नंबर 7 वही है, मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। अगला जो क्वेश्चन नंबर 7 है, अगर आप देखो क्वेश्चन नंबर 7 में यही देखो 15 लाख का है डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान, लेकिन उसकी फेयर वैल्यू जो है वो 15,22,000 हो गई। तो यहाँ पर 22,000 रुपए का क्या है आपके पास में? 22,000 रुपए का आपके पास में सरप्लस है। 22,000 रुपए का आपके पास में सरप्लस है, यानी कि 22,000 रुपए का एसेट है। लेकिन सीलिंग लिमिट क्या है एसेट की? 19 लाख रुपए, यानी 0.19 का मतलब 19,000 रुपए। तो ऐसे केस में देखो आपने क्या पढ़ा, अगर फेयर वैल्यू कम होती है डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान या ऑब्लिगेशन से, अगर प्लान असेट का फेयर वैल्यू मेरे डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान से या डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन डीबीओ और डीसीपी से कम होती है, तो डिफरेंस, एसेट कम है तो डिफरेंस नॉन करंट लायबिलिटी है। लेकिन अगर एसेट ज्यादा है, तो ऐसे केस में जो जितना ज्यादा है उतना आपका एसेट नहीं बनेगा नॉन करंट, उतना और डिफरेंस और सीलिंग लिमिट विच एवर इज लोअर, आप उतने तक का ही एसेट रिकॉग्नाइज कर सकते हो। ये कौन बोल रहा है? इंडियास 19 बोल रहा है। तो ऐसे केस में देखो, सरप्लस तो सर 22,000 रुपए का था, लेकिन सीलिंग लिमिट कितनी है? आप 19,000 से ऊपर का एसेट रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते फेयर वैल्यू और लायबिलिटी के डिफरेंस का। तो इन दैट केस आप नॉन करंट एसेट में सरप्लस में एसेट कितने का दिखाओगे? सिर्फ और सिर्फ 19,000 रुपए का दिखाते हुए चलोगे। मेरी बात समझ में आ रही है यहां तक? यस सर, यस सर, यस सर। तो देखो, प्लान एसेट आपके पास 15,22,000 का है, आपके घर पे जिम्मेदारी 15 लाख की थी, आपकी जेब में 15 लाख है, आपको देना 15 लाख, आपकी जेब में 15,22,000, आपको देना 15 लाख है। तो जो 22,000 ज्यादा है तो वो आपका सरप्लस है। लेकिन एसेट में कितना दिखाओगे? पूरा 22 नहीं दिखा सकते आप, सीलिंग लिमिट और डिफरेंस विच एवर इज लोअर उतना ही दिखाओगे। तो पहले ज्ञान की बात लिखोगे, फिर याद रखो। तो एज पर इंडियास 19 एम्प्लॉय बेनिफिट व्हेनेवर फेयर वैल्यू ऑफ प्लान एसेट इज मोर देन डीसीपी या डीबीओ, सच डिफरेंस इज ट्रीटेड एज सरप्लस। सच सरप्लस विल बी recognized as a net benefit asset under the non-current asset. However, recognition amount shall be restricted to the ceiling limit prescribed by actuarial assumption. क्रक्स, सरप्लस इज इक्वल टू डिफरेंस और सीलिंग लिमिट विच एवर इज लोअर, यही आप एसेट रिकॉग्नाइज करोगे। इन द गिवन केस सरप्लस 22,000 का है, सीलिंग लिमिट 19 की है, तो एसेट कितने से रिकॉग्नाइज करोगे? एसेट से 19,000 रुपए से ही रिकॉग्नाइज करते हुए चलेंगे। प्रेम से बोलो राधे राधे। आ रही बात समझ में? तो यहां पर आपके सारे के सारे क्वेश्चंस खत्म हो जाते हैं। ठीक है, यहां पे आपके सारे के सारे क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं। देखो क्वेश्चन सारे खत्म हो गए आपके। अब एक आखिरी जो आपके एग्जाम में 7 मार्क्स की थ्योरी में इंस्टीट्यूट बहुत बार पूछता है, वो पूछता है इंडियास 19 और एएस 15 का डिफरेंस। अब मैं हमेशा बोलता हूं डिफरेंस वाले पॉइंट ऑल्दो इंस्टीट्यूट को पूछने नहीं चाहिए, क्योंकि एएस 15 तो पढ़ाते नहीं बच्चे को। ठीक है, एएस 15 तो आपने पढ़ाया नहीं बच्चे को, बट फिर भी अगर आप पूछते हो तो ठीक है, हम भी पढ़ा देते हैं बच्चे को, क्या जो किताब में लिखा वही पढ़ ले बच्चा।
तो 4 से 7 मार्क्स में थ्योरी पूछता है और मजे से पूछता है बहुत बार, तो आराम से इस पे दिक्कत ना हो आपको। तो इंड AS 19 और AS 15 डिफरेंस क्या है? पहली बात, इंड AS 19 कवर करता है बेनिफिट अराइजिंग फ्रॉम कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन, यानी आपने क्या पढ़ता है? करंट ऑब्लिगेशन, कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन, और देयर इज अ नो ऑप्शन टू नो अदर ऑल्टरनेटिव एक्सेप्ट पेमेंट। यानी कि ये कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन नाम की चीज को भी एम्प्लॉय बेनिफिट के अंदर लाता है, जबकि AS 15 में सिर्फ और सिर्फ आपकी करंट ऑब्लिगेशन की चर्चा होती थी। यहां पर कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन नाम की कोई भी चीज AS 15 में नहीं होती है। दूसरी बात, इंड AS 19 क्या कहता है? वो जो एम्प्लॉय है ना, उसकी डेफिनेशन में डायरेक्टर को भी लेके आ गया था, KMP को भी लेके आ गया था, लेकिन याद रखिएगा इंड AS 15 में सिर्फ और सिर्फ होल टाइम डायरेक्टर कवर है, बस वहां पर एक KMP और इनकी बात ही नहीं होती है। यहां पर मल्टी एम्प्लॉयर प्लान की बात होती है, लेकिन AS 15 में मल्टी एम्प्लॉयर प्लान नाम का कोई भी शब्द नहीं था, कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं था। यहां पर एक्चुअल अजम्पशन को ज्यादा वेटेज दिया गया है, बहुत ज्यादा वेटेज दिया गया एक्चुअल अजम्पशन पे, लेकिन यहां पर कोई गाइडलाइंस नहीं होती हैं। यहां पर एक्चुअल गेन और लॉस को हम ट्रांसफर करते OCI में, प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर नहीं करते, लेकिन यहां पर OCI नाम का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता था AS 15 में, तो सारा का सारा प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर होता था। यहां पर फाइनेंशियल अजम्पशन अगर आपकी है, शुड बी बेस्ड ऑन द मार्केट एक्सपेक्टेशन, लेकिन AS 15 में मार्केट एक्सपेक्टेशन नाम की कोई भी चीज अवेलेबल नहीं होती, वहां पर कोई भी क्लैरिटी नहीं दे रखी है। इंड AS 19 में गाइडेंस नोट दे रखा है आपको टाइमिंग और रिकॉग्निशन का, जबकि AS 15 के अंदर ऐसे कोई भी रिकॉग्निशन क्राइटेरिया या गाइडेंस नहीं दे रखी है, वहां पर अलग से गाइडेंस नहीं होता, जो भी क्राइटेरिया होता है वो सिर्फ और सिर्फ AS 15 का ही होता है। यहां पर आपको गाइडेंस दे रखी है एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन या थर्ड पार्टी कॉन्ट्रीब्यूशन का, जबकि एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन और थर्ड पार्टी कॉन्ट्रीब्यूशन के नाम का कोई भी गाइडेंस हमारे पास में AS 15 में नहीं होता है। तो ये एक छोटा सा डिफरेंस का पॉइंट है, जिसमें आपको बस 4-5 ऊपर के 4 पॉइंट पे अगर आप कर लो तो आपके काम हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा कुछ करने की जरूरत आपको है नहीं। 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, डिफरेंस आएगा 5 नंबर मैक्सिमम, तो 5 पॉइंट पे अगर आप लिख लोगे तो आपका काम हो जाएगा। तो इसी के साथ सारे क्वेश्चन आपके स्टडी मटेरियल के हो गए, इसी के साथ डिफरेंस वाला पॉइंट भी हो गया, और इसी के साथ आपका AS 15 डन डनाडन डन यहां पर कंप्लीट होते हुए चलता है। तो यहां तक जुड़े रहने के लिए, यहां तक वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको जरा सा भी इन रिवीजन लेक्चर से हेल्प मिलती है, मदद मिलती है, आपका भला हो रहा है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और गलती से भूले भटके पहली बार इस चैनल पर अगर आ गए हो तो सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।